Hello guys, hope you all are good, so let's start the story. Rebirth in another world for revenge. सफेदी हरेपन। आगे माही को जरा भी हैरानी नहीं हुई जब अयान हिचकिचाता देखा। वह हल्के से हंसकर बोली, देखो मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं बोल भी दूं कि मैंने नहीं किया तो भी तुम मानने वाले नहीं हो, तो फिर पूछने का फायदा क्या। अयान के पास कोई जवाब नहीं था। माही ने फिर कहा, तुम तो पहले से सोचकर आए हो कि मैं ही दोषी हूं, तुम्हें बस मामला बड़ा खड़ा करना है और एक बार जब बात फैल जाएगी तो फिर चाहे मैं मानूं या ना मानूं तुम्हें सुकून मिल ही जाएगा। उसकी आंखों में इतनी तेजी थी कि अयान अनाया से कदम पीछे हट गया और उसकी नजरों से नजरें चुराने लगा। अब वो खुद भी कंफ्यूज था, किसकी बात माने किसकी नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात साफ थी, माही सच कह रही थी। रुद्राक्ष ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हें नताशा को बचाना है तो कम से कम माही पर झूठा इल्जाम लगाकर मत बचाओ। हमारी माही भी किसी की लाडली है। माही का दिल हल्का सा पिघला। रुद्राक्ष का ये कहना सीधा उसको छू गया। माशा ने भी मुस्कुराकर ताना मारा, अयान मैं तो बस यही कहूंगी कि एक बार नताशा से दोबारा पूछ लो कि असली बात क्या है। बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना सीधा सीधा सिलेंडर है और इसके लीगल कंसेक्वेंसेस होते हैं। अयान और घबरा गया क्योंकि उसे पता था वह सच में गलती पर है। रुद्राक्ष ने और भी सीधा कहा, अगर सच में माही ने कुछ किया होता तो मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस कब से यहां खड़े होते उसे पकड़ने। क्या तुमको लगता है वो लोग शोपीस हैं? अयान ने शर्मिंदा होकर कहा, ठीक ठीक है, मैं अब माही पर शक नहीं करता। मैंने बस यह नहीं कहा था कि माही ही दोषी है, बस शक हुआ था। अंदर ही अंदर उसे पछतावा हो रहा था। उसे पहले सबूत जुटाना चाहिए था। और अगर जैसा रुद्राक्ष ने कहा मेटाफिजिक्स ऑफिस वाले भी नहीं आए, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि माही सच में निर्दोष है? अयान के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रुद्राक्ष उसकी हालत देखकर समझ गया। वो ठंडी हंसी हंसा, तुम दोनों, तुम और नताशा कह रहे हो कि माही ने कर्ज किया, तो चलो सामने सामने बात कर लेते हैं। एक वीडियो कॉल कर लेते हैं, देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है। अयान सन रह गया। यह अभी अभी वीडियो कॉल उसे याद आया। नताशा अस्पताल के कमरे में आराम कर रही थी। क्या इस तरह अचानक कॉल करना ठीक होगा? माशा ने बाहें बांध कर कहा, डर गए तो साफ है कि गलती किसकी है। ये सुनते ही अयान को और शर्म आई। वह तुरंत बोला, ठीक है ठीक है, अगर तुम लोग कॉन्फ्रंटेशन चाहते हो तो मैं अभी वीडियो कॉल करता हूं। उसने फोन निकाला और नताशा को कॉल लगाया। हॉस्पिटल वार्ड। नताशा बेड पर लेटी फोन स्क्रॉल कर रही थी। उसकी टांग और सिर पर चोट लगी थी, पर उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे। जब अयान का वीडियो कॉल आया तो वह तुरंत एक्साइटेड हो गई। उसे लगा जरूर अयान ने माही को खूब सुनाई होगी। वह मीठी आवाज में बोली, सेकंड कजिन क्या हुआ वहां? सब सेट? अयान उलझन भरे स्वर में पूछ बैठा। नताशा, माशा और सब कह रहे हैं कि तुम खुद ही गिरी थी। कमरे में चुप्पी छा गई। रुद्राक्ष, माँ और माही सब शांत खड़े होकर स्क्रीन देख रहे थे। नताशा ने बहुत मासूम स्वर में कहा, भाई तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं और अगर किसी ने सच में मुझ पर कर्ज किया है तो उसका पूरा प्रिपरेशन रहा होगा। अचानक अयान का फोन रुद्राक्ष ने झटके से पकड़ लिया और स्क्रीन पर अब रुद्राक्ष का चेहरा था और पीछे माशा व माही खड़ी थी। तीनों के चेहरों पर ठंडा गुस्सा साफ दिख रहा था। ये देखकर नताशा की आंखें फटी रह गई। वो एकदम घबरा गई। रुद्राक्ष ने सीधे पूछा, बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें कर्ज किया गया, या चले क्रूज शिप की सर्विलांस चेक करने? नताशा का चेहरा सफेद पड़ गया। सर्विलांस कैमरा, अगर फुटेज निकल आया तो सबको पता चल जाएगा कि वह खुद ही गिरने का नाटक कर रही थी। वह तुरंत बोली, ना नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि माही ने मुझे धक्का दिया। मैंने बस कहा कि मुझे अजीब सा लगा जैसे किसी ने कर्ज डाला हो। उसने तुरंत अपनी बात पलट दी। अयान दंग रह गया। उसने आगे बढ़कर स्क्रीन करीब की। नताशा, तुमने मुझे साफ साफ कहा था कि माही ने किया, अब क्यों बदल रही हो बात? जिम्मेदारी क्यों मेरी तरफ धकेल रही हो? नताशा ने झट से अभिनय शुरू किया। सेकंड कजिन, तुम सच में मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं तो बस गेज कर रही थी। मैंने माही का नाम नहीं लिया था। तुम खुद ही गुस्से में वार्ड से बाहर भाग गए। इसमें मेरी क्या गलती? नताशा को पता था कि अगर उन्होंने क्रूज शिप की सर्विलांस चेक कर ली तो उसकी सच्चाई खुल जाएगी। इसलिए उसे सबसे पहले अयान को ही दोषी बनाना था ताकि बात आगे ना बढ़े। अयान गुस्से में भारी सांसें लेते हुए बोला, मतलब ये सब मेरी गलती है ना? उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो शुरू से नताशा की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा था। सोचा था वह मासूम है, पर असल में तो वह उसे इस्तेमाल कर रही थी और यह बात अब उसे चुभ रही थी।
नताशा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी बात से तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, मैं खुद पर ध्यान दूंगी, तुम दिल पर मत लेना। फिर उसने एक छोटा सा ड्रामा वाला पोज लिया और बोली, माही, इस मामले में हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं सारी बोलती हूँ। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और माथे पर लगी चोट उसे और भी ज्यादा बेचारी दिखा रही थी। लेकिन माही, रुद्राक्ष और मिशा तीनों उसकी इन एक्टिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से जानते थे। उनके चेहरे पर जरा भी सिंपैथी नहीं आई। माही ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, अगर क्लियर है तो तुम दोनों .मिसअंडरस्टैंडिंग अपोलॉजी स्टेटमेंट लिखकर साइन करो और किसी को भेज देना। माही जानती थी, अगर यह अपोलॉजी स्टेटमेंट नहीं हुआ तो बाद में नताशा इस मैटर को फिर घुमा देगी और उसकी इमेज पर वार करेगी। नताशा के होठ भी गए। उसे ये सुनकर गुस्सा भी आया और डर भी, क्योंकि अपोलॉजी स्टेटमेंट मजाक नहीं होता और यहाँ तो उसे लगता था कि गलती उसकी नहीं, अयान किम पुलनेश्वस की वजह से मामला बढ़ा। लेकिन अगर अपोलॉजी नहीं लिखी तो माही सर्विलांस चेक करवा देगी और अगर वह फुटेज वायरल हो गया तो उसकी पॉपुलैरिटी फिर गिर जाएगी। उसने पास बैठे हुआ सोच रहे अयान की तरफ देखा, मदद मांगते हुए आंखों में प्लीडिंग लुक लेकर। लेकिन अयान अब बदल चुका था। वो मन ही मन ठंडेपन से हंस रहा था। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं इससे क्यों बचाऊं। उसे कुछ कहानी याद आ गई थी जहां करण ओबरॉय ने पहले से बता दिया था कि नताशा चीजों को ट्विस्ट करती है। आज वह सब अपनी आंखों से देख चुका था। पहले वार्ड में नताशा ने हिंट दिया था कि माही ने उसे गिराया और उसी गुस्से में अयान वहां पहुंचा था। लेकिन अब वह सारा दोष उल्टा उसी अयान पर डाल रही थी। अयान के मन में ठंडक उतर गई। उसका भरोसा टूट चुका था। नताशा ने जब देखा कि वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा तो उसका दिल बैठ गया। अब स्क्रीन पर मौजूद चारों की नजरें उस पर थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने दांत भी कर आखिरी हथकंडा सोचा। फैंटिंग ड्रामा। नताशा ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैंने कोई गलती नहीं की। और बोलते बोलते वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। फोन जमीन पर गिरा थपाक से। स्क्रीन पर रुद्राक्ष ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, वाह, फिर से वही ड्रामा, कितनी बार कर चुकी हो ये, कुछ नया ट्राई कर लिया करो। माशा ने भी नाक तिरछा किया। एक्टिंग इतनी खराब है कि दूर से ही फेक लग रही है। माही ने बिना एक सेकंड गवाए कॉल काट दिया। उसने फोन अयान के हाथ में थमाते हुए कहा, दोबारा बेवकूफ मत बनना। जिस पर भरोसा करते हो वो जब धोखा दे तो बहुत बुरा लगता है ना। ये बात अयान के चेहरे पर जैसे जोर का तमाचा बनकर पड़ी। उसका चेहरा गर्म हो गया। पहले जो गुस्सा लेकर वह आया था, अब वही गुस्सा शर्म में बदल गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नताशा मुझसे झूठ बोलेगी। माही, मैं सारी बोलता हूँ, कृपया माफ कर दो, तुम्हारा भाई हूँ। रुद्राक्ष ने तुरंत काट दिया। किसका भाई? माही तो पहले ही ओबरॉय और आर्य फैमिली से रिश्ता तोड़ चुकी है। तुम लोग अभी भी उससे कनेक्शन जोड़ने को तैयार खड़े हो। अयान के चेहरे पर सफेदी हरेपन का अजीब मिक्स दिखा। वो हकलाने लगा पर कुछ बोल नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे किसी ने भीड़ में खड़े होकर उसके सारे मुखौटे उतार दिए हो। वो बिल्कुल टूटे हुए से खड़ा था। रुद्राक्ष बोला, और कुछ कहना है? नहीं तो अब यहाँ से जाओ, हम अपनी बात और अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। माशा ने भी कहा, जल्दी जाओ, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। फिर यह नताशा का ड्रामा बीच में लेकर आ गए। माही हल्के से मुस्कुराए। ये दोनों उसकी ही बात बोल रहे थे। उसे भी अयान को अब और सामने देखना पसंद नहीं था। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। सिर्फ तुम्हारे लिए यूवी। अयान इतना शर्मिंदा था कि उसके कान तक लाल हो गए। वो बस इतना बोल पाया, ठीक है, तुम लोग अपनी बात कंटिन्यू करो, मैं निकल रहा हूँ। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। अयान के जाने के बाद मिशा ने सिर हिलाया। वह फिर बोली, एक और इंसान नताशा के झांसे में आ गया। इन लोगों को हमेशा लगता था कि वह बहुत समझदार हैं, लेकिन असल में वह जाने अनजाने नताशा के हाथों खेल जाते थे। लेकिन अच्छा ये था कि माही समझदार थी और ऐसे लोगों से कभी दबती नहीं थी। हॉस्पिटल वार्ड के बाहर यान गुस्से में वार्ड का दरवाजा धकेलकर अंदर गया। सम्राट पहले ही जा चुका था और क्यूरियस शिप का स्टाफ भी निकल चुका था। कमरे में सिर्फ नताशा थी, बिस्तर पर आराम से बैठकर कोई मोबाइल गेम खेलते हुए। इस साइड टेबल पर कुछ सेक्स पड़े थे, शायद क्यूरियस वाले खरीद कर रख गए थे। अयान उसके सामने आकर ठंडेपन से हंसा, वाह नताशा, तुमने मुझे बुरी तरह फंसा दिया और खुद यहाँ मजे में बैठी हो। तुम पर तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अयान माही के स्टूडियो से गुस्सा लेकर भागा था और यहाँ ये लड़की ऐसे बैठी थी जैसे दुनिया में उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। नताशा ने उसकी बात सुनी तो उसके हाथ से फोन खेलते खेलते रुक गया। उसने नीचे देखते हुए मासूम सी आवाज में कहा, सेकंड कजिन, सॉरी, मेरी गलती है।
मैंने बस गेज किया कि किसी ने मेरे ऊपर रिचुअल किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर लोगे। अयान ने दांत भी लिए। तुम अभी बहाना बना रही हो। क्या तुम ये बोल सकती हो कि तुमने मुझे जानबूझकर गलत समझने पर मजबूर नहीं किया? अगर नताशा अभी सीधे सीधे मान जाती तो शायद अयान हो सॉफ्टन, लेकिन वो अभी भी ब्लेम शिफ्टिंग कर रही थी, जैसे अयान कोई बेवकूफ हो। नताशा ने दुखी सा चेहरा बनाया। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। मैंने झूठ नहीं बोला। भाई हमेशा मुझ पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे। अब तुम भी माही का साइड लोगे? अयान को पुराने दिन याद आए, जब उसने बोला था कि वो हमेशा नताशा की तरफ रहेगा। पर आज ये सब कितना झूठा लग रहा था। अयान गुस्से में बोला, ठीक है, तो कसम खाऊं कि तुमने जानबूझकर मुझे गलत नहीं समझाया। अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाए और सब तुम्हें नफरत करें। नताशा के चेहरे पर शौक जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अयान इतनी कड़वी कसम दिलवाएगा। क्यों? कसम नहीं खा सकती? अयान ने बाहें मोड़कर कहा, अगर नताशा कसम ना खाती तो अयान कभी उस पर भरोसा नहीं करता। नताशा डर गई थी। अगर कसम सच हो गई तो बर्बादी तय थी। उसने धीरे से कहा, सेकंड कजिन, चाहे आप बिलीव करो या नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और मैं कसम नहीं खाऊंगी। अयान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जैसा सोचा था वैसा ही। तुम्हें खुद डर है, क्योंकि तुम गिल्टी हो। तुमने मुझे मूर्ख समझा हुआ था। नताशा ने उसकी आंखों में निराशा देखी और पैनिक होने लगी। अगर अयान भी हाथ छोड़ दे तो ओबरॉय और आर्य दोनों फैमिली में उसका कोई सहारा नहीं बचेगा। वो रोते हुए चिल्ला पड़ी, ठीक है, मैं कसम खाती हूँ। अगर मैंने सेकंड कजिन को जानबूझकर गलत समझाया तो मेरी खराब हो रेपुटेशन और सब मुझे नफरत करें। ये बोलते ही वह पलंग पर ढह गई, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। अयान ने अपनी मुट्ठी ढीली की और बिना एक शब्द कहे बाहर निकल गया। नताशा पीछे से बोली, सेकंड कजिन, रुक जाओ, मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अयान एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। कमरे में अकेली नताशा वह रोते हुए बड़बड़ाने लगी, सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, सब कमीने हैं। रोते रोते जब उसने सिर उठाया तो उसकी सांस अटक गई। उसके सामने एक औरत बैठी थी, धूसर कपड़ों में, स्टूल पर एकदम सीधी, बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ। अंबिका जी ठंडी नजर से बोली, ये हाल बना लिया है तुमने। माथा फूट चुका है, टांग फ्रैक्चर है, ऐसे कैसे शूटिंग करोगी? इसी तरह कैसे अपनी बची कुची लक वापस पाओगी? नताशा गुस्से में बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस गलती से सीढ़ियों पर गिर गई। आप भी मुझे ही क्यों डांट रही है? अंबिका जी ने व्यंग से कहा, तुम खुद इतनी बेवकूफ हो और चाहती हो कोई तुम्हें कुछ ना बोले। नताशा की आंखें फिर से भर आई। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, कृपया लेक्चर मत दीजिए, बस ये बताएं क्या मैं जल्दी रिकवर हो सकती हूँ? अंबिका जी ने जेब से एक ताबीज निकाला। ये हीलिंग ताबीज है, रोज अपनी बॉडी पर रखना, रिकवरी तेज होगी। और सुनो, इस टाइम जरा सीधी रहना, दोबारा कोई ड्रामा मत करना। नताशा ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, पर उसकी आंखों में वही पुरानी जेद और ईर्ष्या चमक रही थी। अंबिका जी समझ ही नहीं पा रही थी कि नताशा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इतने क्रूशियल टाइम पर कोई खुद को ऐसे क्यों चोट पहुंचाएगा? नताशा ने सिर हिलाया। अंबिका जी से मिला ताबीज उठाकर अपने तकिए के नीचे रख दिया। अंबिका जी ने आगे कहा, तुम्हें अयान और सम्राट इन दोनों को फिर से अपने फेवर में करना होगा, और साथ ही मौका मिलते ही माही की लक चुपचाप अब्जॉर्ब करनी है। ये बोलकर उसने एक जेड रिंग पेंडेंट निकाला और नताशा की गर्दन में पहनाया। नताशा बोली, ठीक है, समझ गई। अंबिका जी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, इस पेंडेंट में इरेफेशन लगा है जो लक खींच सकता है। बस तुम माही के 3 मीटर पास जाओ और वो इनकेंटेशन पढ़ो, फिर उसकी लक तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी, समझी? नताशा बोली, हाँ आंटी, आप चिंता मत करो। फिर उसने अपने माथे का घाव छूते हुए दुखी स्वर में कहा, आंटी, कोई शिकार हटाने वाली ऑइंटमेंट है, शूटिंग में चेहरा खराब लगेगा। अंबिका जी ने ठंडी आवाज में कहा, अभी इन सब पर मत सोचो। इस टाइम तुम अपने भाइयों करण ओबरॉय, रणवीर ओबरॉय, आदित्य और युवराज को इमोशन करो, रो धोकर उन्हें वापस अपनी तरफ खींचो, तभी तुम्हारी खोई हुई लक वापस मिलेगी। इतना कहकर उसने कुछ और हिदायतें दी और फिर कमरे से निकल गई। अगला दिन सुबह उठते ही ताशा की कॉल ऑफ में तेज दर्द था और उसका दिल अंदर तक बेचैन। उसे अंबिका आंटी की बात याद आई और उसने तुरंत युवराज को कॉल किया। ओबरॉय फैमिली के लोग यानी करण ओबरॉय, रणवीर ओबरॉय, आदित्य उससे नाराज थे, इसलिए वहां से उम्मीद नहीं थी। लेकिन युवराज को पता था कि वह कल कितनी बुरी तरह गिरी और वही स्टाफ को लेकर उसे हॉस्पिटल भेजने वाला भी था।
इसलिए युवराज को मनाना आसान था। नताशा ने नया नंबर इस्तेमाल किया ताकि वह कॉल उठा ले। फोन तुरंत उठ गया। नताशा ने दर्द भरी आवाज में कहा, युवराज, मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है। प्लीज एक बार आ जाओ, मैं बहुत अलोन फील कर रही हूँ। लेकिन युवराज ने उसकी आवाज पहचानते ही तुरंत कॉल काट दिया और वापस अपने स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। नताशा कुछ सेकंड तक देखा, फिर फोन दोबारा देखा। कॉल काटी जा चुकी थी। उसे यकीन नहीं हुआ। युवराज ने उसे सीधे काट दिया। लेकिन नताशा के पास हमेशा बैकअप प्लान रहता था। उसने फिर कॉल किया मिसेज मेहरा को। फोन पर उसने अपनी हालत का इतना रोई। मिसेज मेहरा पिघल गई। उन्होंने तुरंत कहा, युवराज अभी आएगा, तुम चिंता मत करो बेटा। नताशा मुस्कुराते हुए कॉल काटी। उसे पूरा भरोसा था, अब युवराज को आना ही पड़ेगा। मेहरा हाउस। युवराज अपने कमरे में बैठा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था कि फोन फिर बजा। इस बार माँ का कॉल। उसे अंदाजा हो गया, ये नताशा वाली बात होगी, इसीलिए उसका मन नहीं हुआ उठाने का। उसने फोन साइड में रख दिया। लेकिन कुछ देर बाद फिर कॉल, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद आखिरकार उसने थक कर कॉल उठा लिया। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मिज मेहरा गुस्से में गरजी। बस काम ही काम, क्या काम उससे ज्यादा जरूरी है? नताशा घायल है, उसे हॉस्पिटल तुमने भेजा था, तो तुमने उसके साथ रुककर देखभाल क्यों नहीं की? युवराज कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसके पास जवाब ही नहीं था। वो और नताशा एक साथ अकेले होते तो फिर से कोई स्कैंडल हो जाता, और सच कहें तो उसे नताशा को देखना भी पसंद नहीं था। युवराज ने धीरे से कहा, माँ, ये ठीक नहीं होता। ओबरॉय फैमिली नज़र रख लेगी, आप टेंशन मत लें। मिसेज मेहरा और भड़क गई। तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं? इतनी अच्छी लड़की है नताशा, क्या तुम अभी भी माही के बारे में सोच रहे हो? युवराज ने माथा पकड़ लिया। माँ, वो कुछ बोलता उससे पहले वो फिर चिल्लाई, जब तक मैं जिंदा हूं माही इस घर में कदम नहीं रखेगी। फ्रोगेट हर और जल्दी जाओ, ताशा की देखभाल करो। युवराज का सर दर्द से भारी हो गया। वो कोल्ड आवाज में बोला, मैं नताशा की केयर नहीं करूंगा, आप ये बात छोड़ दीजिए। और माँ, मैं चाहे जिंदगी भर सिंगल रहूं फिर भी नताशा से शादी नहीं करूंगा। मिज मेहरा मन में सोचती, इतने सालों से प्यार से पाला, तकलीफ तो तुम्हें होने नहीं दूंगी। आखिर इतने सालों कुछ राजपन भी रखे सिर्फ तुम्हारे लिए। यूवी माही के चक्र में बर्बाद मत होना, वरना तुम्हारी मोम उस माही की जिंदगी में इतना जहर घोलेगी। फिर सोचकर बोला, अकृतज्ञ लड़के, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। नताशा से शादी करोगे तो फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं। बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। और फोन कट गया। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। उफ, यह औरत। मीनाक्षी जी इतनी गुस्से में थी कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें हमेशा से लगता था कि माही एक चालाक लड़की है। युवराज ने ठंडे स्वर में कहा, तो बताए माँ, इस सब का मुझे क्या फायदा है? अगर आप नताशा से इतनी खुश है तो उसे अपनी गोदली हुई बेटी बना लीजिए, लेकिन मुझे नुकसान मत पहुंचाए। उसे महसूस हुआ कि पहले वो माँ की बातों में आकर कितना बेवकूफ बन जाता था। मीनाक्षी जी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके बेटे की जुबान से इतनी सख्त बातें निकल सकती है। वो धीमे लेकिन गुस्से भरे स्वर में बोली, युवराज, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? युवराज के चेहरे पर एक तिरछी सी हंसी थी, जिसमें साफ ताना झलक रहा था। माँ, आपको सच में लगता है हमारी मेहरा फैमिली कोई सोने का महल है? माही तो खुद ही यहाँ आना नहीं चाहती। आप उसके बैकग्राउंड को नीचा दिखाती थी, जबकि असल गांव वाली तो आप ही निकली। वो आगे बोला, अब से मेरी लाइफ में दखल मत दीजिए। अगर दोबारा मेरे मामलों में हाथ डाला तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। और मैं ये बात मजाक में नहीं बोल रहा। पहली बार युवराज ने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। ये सब कहने के बाद वो जैसे अचानक हल्का महसूस कर रहा था। उसका मन साफ था और दिमाग शांत। मीनाक्षी जी गुस्से से लगभग बेहोश होते बची। नालायक, तू तो बिल्कुल बगावत कर रहा है, उन्होंने दांत पीस कर कहा। युवराज ने बेहद शांत लेकिन कड़े अंदाज में जवाब दिया, अगर आपको यही लगता है तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपकी मर्जी से नहीं चलूंगा। आपकी वो ऊंचे खानदान वाली सलाह भी नहीं चाहिए। अगर आपको नताशा इतनी दयनीय लगती है तो आप ही उसकी जिम्मेदारी उठा लीजिए। मीनाक्षी जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं तेरे डैड से बात करूंगी। तेरी ये हरकतें सही नहीं है। मेहरा फैमिली में सिर्फ मिस्टर मेहरा ही थे जो युवराज की बातों को थोड़ी रोक सकते थे, लेकिन युवराज इस बार बिल्कुल नहीं झुका। तो कर लीजिए बात, पापा भी समझाने आएंगे तब भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं दादा दादी के सामने भी रो पड़ूंगा। फिर देखते हैं किसकी चलती है। युवराज। मीनाक्षी जी गुस्से से चिल्लाए।
लेकिन वो और कुछ कह नहीं पाए। युवराज ने साफ साफ बोल दिया था, इसलिए उसने तुरंत फोन काट दिया। उसे महसूस हुआ कि माँ को फोन करना उसकी एनर्जी वेस्ट करने जैसा है। बेहतर था कि वह वापस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ ले। फोन करते ही मीनाक्षी जी कुछ सेकंड तक वही स्तब्ध खड़ी रह गई। ये बेटा, ये तो अब बिल्कुल बदल ही गया था। उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो रहा था। वह इतना सब उसके भले के लिए कर रही थी, फिर भी बेटा उल्टा उन्हें धमका रहा था। जितना सोचती उतना गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने फिर से कॉल मिलाए, लेकिन इस बार स्क्रीन पर लिखा था ब्लॉक्ड। मीनाक्षी जी चीख उठी और सोफे पर रखे सारे कुशन जमीन पर फेंक दिए। कुछ देर तक गुस्सा निकालने के बाद उन्होंने नैतिक जी को फोन लगाया। लंबी शिकायतें, रोना चिल्लाना सब किया उन्होंने। उधर फोन पर बैठे नैतिक जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लगता है मेरा बेटा आखिरकार बड़ा हो गया। उन्होंने मन में सोचा, अच्छा हुआ कि युवराज ने अपनी माँ का असली चेहरा देख लिया। अब वह उसके गलत फैसलों से नहीं दबेगा, जैसा कि वह हमेशा करता था। नैतिक जी ने मीनाक्षी जी को शांत किया और कहा, ठीक है, मैं लौटकर उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। मीनाक्षी जी यह सुनकर संतुष्ट होकर फोन काट देती है, लेकिन दिल की जलन कम नहीं हुई तो उन्होंने एक और कॉल लगा दी। हेलो मिसेज मेहरा, यह आवाज अभीर की थी। मीनाक्षी जी का लहजा तुरंत बदल गया, नर्म मीठा। अभी ऑफिस में हो बेटा? जी मैडम, कोई काम था। अभीर कंप्यूटर पर इवेंट प्लानिंग देख रहा था, अपने सगे बेटे को मिसेज मेहरा बोलते सुनकर मीनाक्षी जी का दिल फिर कसलाहा हो गया। उन्होंने धीमी नरमी से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें मुझे मिसेज मेहरा नहीं कहना चाहिए, बहुत दूर दूर सा लगता है। अभीर ने बस हल्का सा भव उठाए पर जवाब नहीं दिया। फिर मीनाक्षी जी रोते हुए शिकायत करने लगी, कैसे युवराज ने उनकी इज्जत नहीं की, कैसे वह उन्हें ब्लॉक कर गया। सब अभीर के चेहरे पर आश्चर्य की एक हल्की लहर आई। उसे लगा, अच्छा तो आखिरकार दूसरे नंबर वाला भाई भी जाग गया। ये तो अच्छा ही था, कम से कम अब वो माँ की पपेट तो नहीं रहेगा। अभीर ने बस हाँ में हाँ मिलाई। हाँ माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानता था कि माँ से तर्क करना बेकार है। बेहतर था उन्हें बोलने देना ताकि उनका गुस्सा निकल जाए। उसे माही के बारे में भी पता था, उसने उसका शोध देखा था। वह बुरी लड़की नहीं थी। असल में माँ को प्रॉब्लम माही से नहीं थी, माँ को प्रॉब्लम थी नियंत्रण खोने से। युवराज उसे बहुत पसंद करता था, यही बात माँ को डराती थी। उन्हें लगता था कि अब वो बेटे पर हुक्म नहीं चला पाएंगी, और यही वजह थी कि अभीर ने कभी खुद प्यार करने की हिम्मत नहीं की। अगर वो गर्लफ्रेंड लाता तो माँ उसी पर भी यही हक जताना शुरू कर देती। इसलिए उसने अकेले रहना ही सुरक्षित समझा। वह हमेशा से इस फैमिली का सबसे समझदार इंसान रहा था। देश वापस आने के बाद मेहरा फैमिली की बेटी समीक्षा ने सबसे पहले घर जाना छोड़ दिया। वो लगातार मीनाक्षी जी की हर बात के उलट कर रही थी और उनकी पकड़ से बिल्कुल निकल चुकी थी। अब तो हाल ये था कि युवराज भी अपनी माँ की बात नहीं सुन रहा था और एक वही था अबीर मेहरा फैमिली का अडॉप्टेड सन, जो आज भी पूरी तरह मीनाक्षी जी के कंट्रोल में था। आखिर उनकी माँ उसके सारे राज जानती थी। वो जब चाहे उसे किसी भी चीज में फंसा सकती थी और वही डर उसे चुप करा देता था। अबीर भी मेहरा फैमिली के किसी सदस्य से दुश्मनी नहीं चाहता था। वो अनाथालय में पला था, फिर जब मेहरा फैमिली ने उसे गोद लिया। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। अबीर सच में खुद को खुशकिस्मत समझता था, लेकिन जब वह 8 साल का हुआ सब कुछ बदल गया। मीनाक्षी जी ने उसे अकेले में बुलाकर बताया कि वह उनका और किसी दूसरे आदमी का बेटा है और युवराज का सौतेला भाई। अबीर के लिए यह बात असनीय थी। उसकी पूरी दुनिया एक पल में टूट गई। उस दिन के बाद से उसने बस एक ही सपना देखा, जल्दी से पढ़ाई पूरी करके इस घर से दूर हो जाना ताकि दोबारा कभी मीनाक्षी जी की कैद में ना फंसे। वह अब उनकी दया पर नहीं जीना चाहता था, ना उनकी बातों पर चलना चाहता था। लेकिन जल्द ही उसे एक और गहरा राज पता चला। उसे एक छुपी हुई सीक्रेट तकनीक के लिए पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सोचकर अबीर की आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसका दायां हाथ अनजाने में पास पड़े शोपीस को कसकर पकड़ चुका था। फोन पर मीनाक्षी जी की आवाज आई, मेरे अच्छे बेटे, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। अबीर ने लंबी सांस ली। क्या है? उसका लहजा शांत था, लेकिन भीतर इरेडिटेंस साफ था। वो अब कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जो उसकी इच्छा के खिलाफ हो। मीनाक्षी जी ने बिना सोचे कहा, नताशा घायल है और हॉस्पिटल में अकेली पड़ी है। तुम 2-3 दिन की छुट्टी लेकर उसकी देखभाल करो। अबीर पूरी तरह हैरान और परेशान हो गया। वह नताशा की देखभाल करे?
क्या उन्हें इतना भी नहीं समझ आता कि एक लड़के का किसी लड़की के अस्पताल में रहकर देखभाल करना क्या ठीक होता है? और सबसे बड़ा डर उसे नताशा जैसे लोगों के आसपास रहने से डर लगता था। किसे पता कब उसकी किस्मत, उसकी एनर्जी या उसका वक्त खींच लिया जाए। अबीर ने बहुत ही संभल कर कहा, मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ऊपर से अप्रूवल आ चुका है। मीनाक्षी जी ने झुंझलाकर कहा, तो किसी और को भेज दो, मैं तुम्हारी कंपनी से बात कर लूंगी। उन्हें लगता था कि नताशा अस्पताल में अकेली बहुत दुखी है और ऊपर से वो ये भी भूल गई थी कि वह उसकी माँ जैसी बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नताशा उनकी नज़र में अबीर की जैविक बहन थी। अबीर तुरंत बोला, डैड ने सीधे मुझे कहा है कि यह प्रोजेक्ट अच्छे से करना है, नहीं तो मेरी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। उसने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, और मुझे नहीं लगता कि नताशा की देखभाल करना मेरे लिए ठीक है। अगर मैं गया तो ओबरॉय फैमिली गलत मतलब निकाल लेगी। मीनाक्षी जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। बात सही थी। अगर दोनों साथ दिखे तो ओबरॉय फैमिली शादी वगैरह की प्लानिंग करने लगी तो वह चिंतित होकर बोली, ठीक है तो फिर नताशा ओबरॉय फैमिली से ही कह दे, वो लोग उसका ख्याल रखेंगे। यह बात बिल्कुल सही भी लगेगी। अबीर ने अपना माथा पकड़ लिया, पहले ही यही बोल देती तो कितना आसान होता। अबीर ने धीरे से कहा, ठीक है माँ, मैं काम पर वापस लगूँ। कुछ औपचारिक बातें और करने के बाद उसने कॉल काट। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था, मानो अपनी ही जिंदगी में कैदी हो। उधर फोन करते ही मीनाक्षी जी ने नताशा को फोन लगाया। नताशा, माफ करना। मीनाक्षी जी बहुत दुखी आवाज में बोली, युवराज इतना बिजी है कि मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा, तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, तुम अर्निया जी को कॉल कर लो। नताशा के चेहरे पर झट से एक नकली मासूमियत आ गई। ठीक है मिसेज मेहरा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। लेकिन मन ही मन वो चिढ़ रही थी, क्या बेकार औरत है, अपने बेटे पर भी हुक्म नहीं चला सकती। कुछ देर और नाटक करके उसने कॉल काट दी। कमरा फिर से चुप हो गया। नताशा को हॉस्पिटल की अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अपनी हालत पर दया आ रही थी। उसे देखभाल, पपरिंग और लोगों का ध्यान चाहिए था। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक ख्याल आया, अर्निया जी उसे घर ले जाए और घर पहुंचते ही उसके तीनों भाई करण, रणवीर और कार्तिक उसकी फुल केयर करेंगे। उसने तुरंत अपने घाव की कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें अर्निया जी को भेज दिया। थोड़ी ही देर में अर्निया जी का फोन आ गया। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। नताशा ने रोते रोते बताया कि वह काम करते हुए गिर गई थी। हॉस्पिटल में अकेली है, ना खाना खा पा रही है, ना नींद आ रही है और घर जाना चाहती है। अर्निया जी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत बटलर को कार निकालने को कहा। ओबरॉय फैमिली में तो घर का डॉक्टर भी था। नताशा का इलाज वही आराम से हो सकता था। हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं था। घर पहुंचने पर उसका कोई भी भाई घर में नहीं था। सिर्फ अर्निया जी ही उसके कमरे में उसे देखने आई। नताशा इतनी भावुक हो गई कि रो पड़ी, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। पर जैसे ही अर्निया जी चली गई, उनके जाते ही नताशा का चेहरा बदल गया। उफ, यह औरत तो और भी बदसूरत हो गई है। चेहरा पीला सूझा हुआ, सीधा गांव की किसी औरत जैसी लग रही है। नालायक लड़का। नताशा ने अपनी चोटों की फोटो अपने भाइयों को भेज दी थी, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वह उससे मिलने उसके कमरे में आ जाए। लेकिन कई दिन बीत गए और रणवीर और करण, कार्तिक, तीनों में से कोई भी उसके कमरे तक नहीं आया। नताशा ने फिर से सम्राट और युवराज को मैसेज किया, पर इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे दोनों ने उसके मैसेज देखे ही ना हो। ये देखकर नताशा अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठी। कुछ देर बाद उसने एक नया प्लान बनाया। अगर अर्निया जी उसे ज्यादा दया दिखाएं तो वह जबरदस्ती भाइयों को बुलवाएंगी और तब उसके भाई चाहे भी तो बच नहीं पाएंगे। रात को नताशा ने, अंबिका जी ने, दोनों ने काफी देर तक चर्चा की और फिर अंबिका जी चली गई। अगले दिन नताशा ने खुद ही अर्निया जी को बुलाया और कहा कि वह अकेले उसके कमरे में आए। अर्निया जी का चेहरा चिड़चिड़ा था। उन्होंने आते ही पूछा, क्या बात है? ये सब ड्राइंग रूम में नहीं बोल सकती थी। बीते कुछ दिनों से उनके शरीर में फिर से जहर एक्टिव हो रहा था और उनका मूड हर समय खराब रहता था। नताशा ने हल्के से हंट काटते हुए कहा, मॉम, मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने आपके लिए एक ब्लैक मैजिक मास्टर ढूंढा है, शायद वह आपकी मदद कर सके। ये सुनते ही अर्निया जी की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने तुरंत नताशा का हाथ पकड़ा। सच क्या वो मेरे अंदर का ये कीड़ा मार सकता है? नताशा ने सिर हिलाया। अभी उसे मारा नहीं जा सकता। अर्निया जी ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, तो फिर यह सब बता क्यों रही है?
नताशा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मार नहीं सकते लेकिन एक और तरीका है। अरनिया जी फिर से उत्साहित होकर बैठ गई। बोल बेटा, अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं तेरी हर मांग पूरी करूंगी। नताशा ने धीरे से कहा, वो ब्लैक मैजिक मास्टर कहता है कि यह वॉर्म पॉइजन किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता है। अरनिया जी की पूरी बॉडी एक्साइटमेंट से कांप उठी। उनके चेहरे पर झुर्रियां भी मुस्कान के साथ उभर आए। हाँ बिल्कुल कर दो, किसी और को दे दो, मैं जान भी दे दूं, पैसों से मदद कर दूंगी। नताशा ने कहा, पर दो कंडीशंस है। पहली, वह इंसान आपका खून का रिश्ता होना चाहिए। दूसरी, उसका जन्मदिन आपकी तरह सेम मंथ का होना चाहिए। ये ख्याल असल में अंबिका का था। अगर यह काम हो जाता तो माही भी फंस जाती और नताशा को अरनिया जी का प्यार वापस मिल जाता। अरनिया जी थोड़ा सोचने लगी। उनके बच्चों का जन्मदिन उनके महीने में नहीं था। फिर उन्हें याद आया उनके बड़े भाई का बेटा सम्राट, वो अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया आया था और उनके लिए गिफ्ट भी लाया था। उसका बर्थडे उन्हें याद था क्योंकि वह उनके बर्थडे के कुछ ही दिनों बाद पैदा हुआ था। उन्होंने अपनी भौं सिकोड़कर कहा, हाँ सम्राट का जन्मदिन मेरे महीने में है, लेकिन यह उसके साथ करना ठीक नहीं होगा ना। अगर वह भी मेरी तरह सूज गया, मोटा हो गया तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। नताशा ने क्लेमी कहा, नहीं माँ, पुरुषों पर इस पॉइजन का असर अलग होता है। वह सिर्फ उसकी एनर्जी पर थोड़ा असर करेगा और कुछ नहीं। उसे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वो थोड़ी रुकी और बोली, और बाद में अगर आपको यह वॉर्म पॉइजन निकलवाना हुआ तो दूसरे होश से निकालना आसान होगा। आपको उतनी दर्द भी नहीं होगी। सम्राट स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। अरनिया जी की आंखों में टेंशन साफ दिख रहा था। नताशा ने और भी नरमी से कहा, माँ मैं आपको इतने दर्द में नहीं देख सकती। मैंने इतनी मेहनत से ये तरीका ढूंढा है। अगर आप नहीं करेगी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। असलियत ये थी कि नताशा चाहती थी कि अरनिया जी यह गलत कदम उठाएं। अगर सम्राट पॉइजनिंग हो गया तो पूरा आर्य फैमिली तरह तरह के मास्टर्स बुलाएगी, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। आखिर में वह लोग माही के पास जाएंगे और तब अगर माही उसे बचा नहीं पाए, आर्य फैमिली उससे नफरत करेगी। अगर बचा भी लिया और वह तुरंत मर गया, आर्य फैमिली फिर भी दुश्मन बन जाएगी। अंबिका ने पहले ही कहा था, माही इतनी पावरफुल नहीं कि इस तरह का पॉइजन निकल सके, और अगर नहीं किया तो आर्य फैमिली उससे पूरी तरह दूर हो जाएगी। और यह सब नताशा के प्लान का हिस्सा। नताशा को अंबिका से पता चला था कि हाल ही में आर्य फैमिली ने काफी सारी एंटिक्स खरीदी है। वह सोच रही थी कि जब उसका प्लान पूरा हो जाएगा तो वह यह एंटिक्स आसानी से मांग सकती है, और अगर इस प्रोसेस में सम्राट की जान चली भी जाए तो नताशा के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से सम्राट का ही खराब रिश्ता था। वो उस पर कभी प्यार बरसाता ही नहीं था। तो अब भुगते अरनिया जी पूरी तरह टेढ़ हो चुकी थी, लेकिन डर भी रही थी। वह थोड़ा झिझक रही थी। नताशा ने धीरे से कहा, माँ मैं राज आर्य नाम रखा था, पर यह बहुत शॉर्ट है, इसलिए नया नाम दे रही हूँ राघव जी। राघव मामा आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें सच पता चला तो वह इस रास्ते को मान ही लेंगे। वह थोड़ी रुकी और आगे बोली, और सम्राट तो बाहर ओवरसीज बस मस्ती करता रहा है। अब जब वह इंडिया लौटा है तो अपनी बुआ जी के लिए इतना तो कर ही सकता है। अरनिया जी ने सोचा, राघव जी बचपन से ही उन्हें बहुत प्यार करते थे। बस पिछली बार मेहरा फैमिली की मदद करने वाली बात पर उन्होंने इनकार किया था। बाकी हर बात में वह उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। पर अगर फैसला उन दोनों खुद और सम्राट के बीच लेना हो तो वह खुद भी नहीं जानती थी कि राघव जी किसे चुनेंगे। उन्होंने कहा, क्यों ना मैं घर फोन करके उनकी राय पूछ लूं। नताशा तुरंत डर गई और बोली, नहीं माँ, ब्लैक मैजिक मास्टर ने साफ कहा है कि रिचुअल में दूसरे इंसान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर वह थोड़ा भी रिसेट करेगा तो रिचुअल फेल हो जाएगा। अगर वह फोन करती तो आर्य फैमिली कभी नहीं मानेगी। नताशा ने समझाया, वैसे भी सम्राट पर कोई बड़ा असर नहीं दिखेगा, एनर्जी पर थोड़ा असर हो जाएगा, और आर्य फैमिली तो सोचेगी कि यह सब उसकी ओवर वाली मस्ती का साइड डॉट इफेक्ट है। किसी को शक भी नहीं होगा कि यह आप है। सच। अरनिया जी ने राहत की सांस ली। नताशा ने कहा, माँ सोचिए यह वॉर्म पॉइजन हर दिन आपको कितना परेशान करता है। अगर यह सम्राट में ट्रांसफर हो गया तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इन बातों ने अरनिया जी के दिल में फिर से ललक जगा दी। वह इतने दिनों से घर में बंद पड़ी थी। उनका पेट सूज चुका था और उनका रोज का दर्द उन्हें तोड़ रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं पहले भैया को फोन करके देखती हूँ। नताशा को डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन ज्यादा बोलती तो शक हो जाता, इसलिए चुप रही। अरनिया जी ने फोन निकालकर विक्रम जी को कॉल किया। कुछ ही देर में कॉल लग गया। दोनों ने थोड़ी देर हल्की फुल्की बात की। फिर अरनिया जी ने पूछा, भैया क्या आप आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे? राघव जी हंसकर बोले, बिल्कुल, तुम आर्य फैमिली की सबसे छोटी बेटी हो।
मैं और दूसरा भाई दोनों तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरनिया जी ने अगला सवाल पूछा, अगर आपको मेरे और सम्राट में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? राघव जी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने पूछा, अब घर में क्या हुआ है? अरनिया जी ने नखरे से कहा, पहले बताओ ना किसे चुनोगे? राघव जी बोले, अरे दोनों ही मेरे लिए बराबर हो, तुम भी और सम्राट भी। असल में तो वह अपने बेटे को ही चुनते, पर उन्हें डर था कि अरनिया यानी उनकी अरु कुछ और ना सोच ले, इसलिए उन्होंने यह जवाब दिया। अरनिया जी खुश होकर बोली, मुझे पता था आप ही सबसे अच्छे हो, कुछ दिन में मैं घर आऊंगी, बहुत दिन हो गए आपसे ठीक से बात किए। ठीक है, राघव जी ने कहा। कुछ और बातें करके कॉल कट हुआ। अरनिया जी ने नताशा की तरफ देखा और सिर हिला दिया। ब्लैक मैजिक मास्टर से मिलने की जगह तय कर लो। नताशा की आंखों में खुशी चमक उठी। ठीक है माँ, मैं कल की मीटिंग अरेंज कर देती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। कुछ दिनों से आराम के बाद वो अब व्हीलचेयर पर बैठ सकती थी। अरनिया जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्हें अब पूरा भरोसा था कि उनका भाई अगर यह बात जान भी गया तो उन्हें दोष नहीं देगा। उसी दिन नताशा व्हीलचेयर पर बाहर खाने भी गई। अब वह अरनिया जी के और भी करीब हो गई थी। उधर डाइनिंग टेबल पर कार्तिक और रणवीर ओबरॉय एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। करण ओबरॉय आज ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था, इसलिए घर नहीं आया, और सबसे बड़ी बात, अरनिया जी आज गुस्से में भी नहीं थी। ये सब देखकर दोनों भाइयों को बहुत अजीब लगा। कुछ दिन पहले तक तो अरनिया जी पेट दर्द से परेशान होकर कुछ भी ढंग से नहीं खाती थी और हर बात पर चिल्लाती थी, लेकिन आज उन्होंने जमकर खाना खाया। चेहरे पर मुस्कान थी और गुस्सा भी नहीं किया। कार्तिक ने धीरे से पूछा, मॉम आज आपकी तबीयत ठीक लग रही है, मूड भी अच्छा है। अरनिया जी ने उसकी तरफ देखकर आलस भरे अंदाज में कहा, तो नन्ही ठीक है? कार्तिक घबराकर बोला। अरनिया जी ने उसे घूरते हुए कहा, नालायक लड़का, और फिर मुस्कुराते हुए नताशा से बातें करने लगी। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। आकर्षक गंध। रात के खाने के बाद अरनिया जी नताशा को साथ लेकर ऊपर चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठे कार्तिक और रणवीर एक दूसरे को देख रहे थे। आज घर में अजीब सी शांति थी, इतनी कि वह दोनों खुद ही परेशान हो गए। कार्तिक ने सिर खुजाते हुए कहा, पता नहीं क्यों लग रहा है माँ हमसे कुछ छुपा रही है। रणवीर ने आंखें घुमाई। माँ क्या छुपाएंगी, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा है ना कि उनका मूड ठीक है। उनके मन में एक ही बात थी, माँ तो खुद बीमारी में डूबी है, उन्हें और क्या सूझेगा। कार्तिक ने गहरी सांस ली। उम्मीद है कि सब ठीक ही हो। सच कहें तो वह अब अपनी माँ की हरकतों के पीछे सफाई देने से थक चुका था। इन दिनों वॉर्म पॉइजन की वजह से अरनिया जी घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। दोनों भाइयों पर ही सब कुछ था। रणवीर बोला, मुझे तो लग रहा है नताशा ने ही उन्हें खुश कर दिया होगा, वह हमेशा माँ को अच्छे से हैंडल कर लेती है। दोनों ने आगे कुछ नहीं सोचा और खाना खाकर ऊपर चले गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद रणवीर अपने कमरे में आराम करने चला गया और कार्तिक बाहर निकल गया। पूरा ओबरॉय फैमिली बंगला एकदम शांत था। तभी नौकरों ने अरनिया जी और नताशा को धीरे धीरे बाहर तक पहुंचाया और उन्हें कार में बैठाया। नताशा ने बाहर आते ही एक लंबी राहत की सांस ली। कार जैसे जैसे शहर से बाहर निकलकर एक फार्म हाउस की तरफ बढ़ी, माहौल और शांत होता गया। वहां पहुंचकर दोनों सीधे तीसरी मंजिल के एक प्राइवेट रूम में पहुंची। कमरे में एक आदमी काली लंबी चौगे जैसी पोशाक पहने बैठा था। लगभग 40 साल का होगा। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में अजीब सी गहराई। टेबल पर 3 कप गर्म चाय रखी थी, जिसकी खुशबू कमरे में फैल रही थी। बाहर खिड़की के पास पक्षियों की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। अरनिया जी को ये सेटअप आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगा। उनका डर थोड़ा कम हुआ। उस आदमी का नाम था ब्लैक मैजिक मास्टर रंजित जग। साउथ वेस्ट ब्लैक मैजिक शाखा के बहुत अनुभवी मास्टर माने जाते थे, खासकर वार्मतनिकों में। अरनिया जी ने अपने शरीर में पल रही उस जादुई वॉर्म के बारे में पूछा। रंजित जर्क मुस्कुराए। ट्रांसफर के दौरान वॉर्म का जहर थोड़ा कम हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह अगली बार लगेगी उसको आपके जितना असर नहीं होगा, बहुत हल्का। फिर उन्होंने गर्व से कहा, और मेरा दार्शनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी अच्छा संबंध है। उनके तपस्या से बाहर आते ही मैं आपके भतीजे का जहर निकलवा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मतलब वॉर्म बस कुछ समय के लिए ही सम्राट अब जिस पर लगाने जा रही है कि शरीर में रहेगा। अरनिया जी ने राहत की सांस ली। अब उन्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा, रिचुअल कब करना सबसे ठीक रहेगा? रंजित जर्क ने गंभीरता से कहा, मैडम आपके शरीर का वॉर्म पॉइजन किसी भी समय भड़क सकता है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। अगर तावीज का असर पूरी तरह खत्म हो गया तो आपका पेट और भी ज्यादा भूल जाएगा।
ये सुनकर अरनिया जी का चेहरा उतर गया। उनका पेट स्ट्रेच मार्क से भर चुका था, एकदम बड़े तरबूज जैसा। उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, आप सिर्फ बोलिए, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूंगी। पेमेंट की चिंता मत कीजिए। रंजित जर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने नजर घुमाकर नताशा की तरफ देखा और दोनों की आंखों में एक सी चालाक मुस्कान थी। 3 दिन बाद रात 10 बजे अरनिया जी मोटे मैटरनिटी सूट में पूरी तरह ढकी हुई घर से निकली। नताशा भी व्हीलचेयर में बैठी साथ थी। पिछले 3 दिनों में दोनों ने पता कर लिया था कि सम्राट रोज रात को उसी बार में शराब पीकर बाहर निकलता है। बस वही टारगेट था। रंजित जर पहले से ही बार के अंदर थे। उन्होंने बारटेंडर को मोटी रकम देकर एक खास पाउडर शराब में मिलवाया। जब कार बार के पास पहुंची, नताशा कार में रुकी रही और अरनिया जी फेस मास्क, हैट और अलग तरह का आई मेकअप लगाकर बाहर खड़ी हो गई ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। रात के 11:30 बजे सम्राट लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकला। अगले ही पल अरनिया जी तेजी से आगे बढ़ी और हल्के से उन्हें टकराए। कुछ दूरी पर दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़े रंजित जर इस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टक्कर हुई, उन्होंने एक अजीब सी धुन वाली सीटी बजाई। धुन सुनते ही अरनिया जी के शरीर के अंदर सोई हुई वो अचानक जाग उठी। वो तेजी से उनकी बाह की त्वचा के नीचे रेंगने लगी और जैसे ही उसे सामने खड़े आदमी से एक आकर्षक गंध मिली, वह फटाक से उसकी तरफ छलांग मार गई। टू बी कंटिन्यू। नमस्ते मैडम आर्य। आगे। सम्राट बार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला ही था कि अचानक एक मोटी सी औरत उनसे जोर से टकरा गई। टक्कर इतनी भारी थी कि सम्राट के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे की ओर कई कदम धकेल दिए गए। वो गुस्से से फटने ही वाले थे कि तभी सामने खड़ी औरत ने एक अजीब सी खराश भरी आवाज में कहा, सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, सीधा चल नहीं पा रही। उसके बोलने का अंदाज, उसकी आवाज, सब कुछ असामान्य था। वो बार बार झुककर माफी मांग रही थी। उसका पेट बहुत बड़ा दिख रहा था, सचमुच गर्भवती लग रही थी। सम्राट ने भी तिरछी की, पर वह प्रेग्नेंट औरत से क्या बहस करते। उन्होंने गुस्से में कहा, सामने देखकर चलो, अगली बार टकराना मत, अब जाओ यहां से, कहकर वह आगे बढ़ गया। लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि उनकी शर्ट के कॉलर पर एक मोटी काली वम चुपचाप चिपकी हुई थी। वो धीरे धीरे कॉलर से ऊपर चढ़कर उनकी गर्दन तक पहुंची और अगले ही पल सीधे उनकी नाक के पास पहुंचकर फटाक से नथुने में घुस गई। सम्राट को बस हल्की सी खुजली महसूस हुई और उन्होंने जोर से छींक मारी, पर तब तक वह वम उनके शरीर के अंदर जा चुकी थी। उन्होंने नाक रगड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सड़क पर कार लेकर शांत चेहरे से घर चला गया। 1 हफ्ते बाद माही स्टूडियो में बैठी थी कि उसका फोन बजा। नंबर अनजाना था। उसने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक धीमी संकोची आवाज आई, माही, मैं हूं राघव आर्य, तुम्हारा बड़ा मामा। माही थोड़ी चौंकी। राघव जी उसे क्यों कॉल कर रहे थे? ओबरॉय फैमिली छोड़ने के बाद उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। माही और अपने बड़े मामा के संबंध पहले ठीक थे। जब वह वापस ओबरॉय फैमिली में आई थी तब राघव जी और उनकी पत्नी ने ढेर सारे गिफ्ट्स दिए थे। उन्होंने बैंक कार्ड भी गिफ्ट में छुपा दिया था, जिसका पासवर्ड माही की जन्मतिथि थी। माही उनके घर भी गई थी, जहां टीना जी ने उसके लिए खास कमरा सजा कर रखा था। बाकी सब माही को अच्छा मानते थे। सिर्फ सेकंड मामा का परिवार उसे ठंडा व्यवहार देता था। दोनों अक्सर माही को मैसेज करते थे और जब माही ने ओबरॉय फैमिली से रिश्ता तोड़ा था, दोनों ने उसे मैसेज करके कहा था, हम तुम्हारे साथ हैं, डरना मत। माई ठंडी नहीं थी। जो उसके साथ अच्छा होता उसे वह कभी नहीं भूलती। माही ने पूछा, बोलिए प्रेसिडेंट राघव जी, किस लिए फोन किया? उसने उन्हें अब मामा नहीं कहा। रिश्ते टूट चुके थे। उसे उम्मीद थी कि वह समझेंगे। राघव जी का दिल ये सुनकर भारी हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, माही, सम्राट पिछले कुछ दिनों से तेज सिर दर्द की शिकायत कर रहे हैं। कई बार दर्द इतना बढ़ गया कि वह बेहोश हो गया। हमने अस्पताल में जांच करवाई, कुछ नहीं मिला। फिर कई बड़े आध्यात्मिक मास्टर्स को बुलाया, पर वजह समझ नहीं आई। उन्होंने कुछ पल रुककर धीरे से कहा, इसलिए सोचा अगर तुम समय निकाल सको तो देखकर बताना। उन्हें कहते हुए शर्म आ रही थी। जब माही पर बुरा वक्त था तब वह ज्यादा मदद नहीं कर पाए थे। माही हैरान रह गई। सम्राट तो कुछ दिन पहले ठीक था। ठीक है, माही बोली, मैं दोपहर में आ जाऊंगी। वो अपने बड़े मामू की बात को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। राघव जी की जान में जान आए। उन्होंने जल्दी से कहा, थैंक यू। सम्राट मुंबई के 3rd हॉस्पिटल में है, तुम बस कॉल कर देना, टीना नीचे तुम्हें लेने आ जाएंगी। फोन कट गया। माई ने तुरंत असिस्टेंट को बुलाकर कहा, सुबह का सारा काम निपटा, दोपहर खाली रखना है। अर्जुन ने सिर हिलाया, ठीक है।
दोपहर 2 बजे माही थर्ड हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची। टीना जी पहले से इंतजार कर रही थी। जैसे ही माही उनके पास पहुंची, टीना जी खुश होकर बोली, माही तुम आ गई, कितने दिन बाद मिल रही हो, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। जब उन्होंने माही को पहली बार देखा था, वह बहुत छोटी और मासूम लगती थी। अब वह सुपरस्टार बन चुकी थी, टीवी पर ही नजर आती थी। माही ने हल्की मुस्कान दी। नमस्ते मैडम आर्य, काफी समय हो गया। ये संबोधन सुनते ही टीना जी का दिल कस गया, लेकिन वो तुरंत मुस्कुरा दी। चलो ऊपर चलते हैं। दोनों लिफ्ट से 7वीं मंजिल के हाई क्लास वार्ड तक पहुंची। टीना जी ने बीच वाले वार्ड का दरवाजा दिखाकर कहा, यही कमरा है। माही ने सिर हिलाया और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर मौजूद तीनों लोग, सम्राट, राघव जी और अयान। ब्यूटी ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे सम्राट की हालत बहुत खराब थी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी उगी हुई, हाथ सूखे हुए, आंखों के नीचे गहरी डार्क सर्कल्स, जैसे कई दिनों से ठीक से सोया ही ना हो। पूरा इंसान थका हुआ और टूटा सा लग रहा था। बेड के पास कुर्सी पर उसके पिता राघव जी बैठे थे। चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। पास ही खड़े अयान का मूड भी बेहद खराब था। जैसे ही माही कमरे में दाखिल हुई, सम्राट के चेहरे पर शर्म की एक झलक दिखाई दी। उसने नजरें नीचे कर ली। अयान की उंगलियां मुट्ठी में कस गई। आखिर वो माही से कैसे बात करे? पिछली बार उसने ही उस पर शक किया था। राघव जी तुरंत उठे और हल्की मुस्कान लाते हुए बोले, माही तुम आ गई, अंदर आओ बेटा बैठो। उन्होंने इशारा किया और अयान फटाफट दौड़कर स्टूल खींच लाया और बेड के पास रख दिया। माही ने कहा, प्रेसिडेंट आर्य नमस्ते। इस संबोधन ने अयान और सम्राट दोनों के दिल में हल्की सी चुभन दे दी। वह समझ गए माही ने रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब वह पहले वाली माही नहीं है। राघव जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माही जरा सम्राट को देखो, इसके चेहरे का रंग हर दिन खराब हो रहा है और अब तो बेहोशी का समय भी बढ़ता जा रहा है। सम्राट ने भी उम्मीद से उसकी तरफ देखा। माही ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। काले ध्वसी एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास घूम रही थी, जैसे खून में बेचैनी भरी हो। वो एक कदम आगे बढ़ी। अपनी कलाएं आगे करो। सम्राट ने तुरंत कांपता हुआ सफेद सा हाथ आगे कर दिया। माही ने उसकी नाड़ी पर 2 उंगलियां रखी और आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके शरीर में उतारी। उनकी शक्ति उसके पूरे शरीर के मेरिडियंस में घूमी, हाथ, पैर, नाड़ी, नसें, लेकिन शुरू में कुछ असामान्य नहीं दिखा। फिर माही ने अपनी शक्ति उसके गर्दन की तरफ भेजी। अचानक एक काली सी दबीत भी ऊर्जा महसूस हुई। वह समझ गई कहीं पास ही कुछ है। कुछ सेकंड बाद माही की आंखें खुली। उसे सम्राट की आंख के सॉकेट के ठीक ऊपर वाली खून की नस में एक काला सा कीड़ा दिखा, चुप सिकुड़ा हुआ लेकिन जहरीला। अगर माही अभी अपर लेवल 5 तक ना पहुंची होती तो वह इसे ढूंढ भी नहीं पाती। जिस मास्टर ने इस ब्लैक पैरासाइट वर्म को तैयार किया था, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। साउथ वेस्ट ब्लैक मैजिक किंग के बराबर ताकतवर। पर साउथ वेस्ट किंग तो जेल में था, तो फिर यह कौन हो सकता है? और वह सम्राट के पीछे क्यों पड़ा? माही ने पूछा, इन दिनों तुमने क्या किया है? सम्राट ने कुछ सेकंड सोचा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, मैं दिन में गोल्फ खेलने जाता था, कभी कभी कमर्शियल स्ट्रीट में घूमने जाता था, 2-3 इंटरनेट कैफे भी गया हूं, और रात में बार में ड्रिंक करने जाता था। इतना बोलते ही राघव जी ने उसे ठंडी नजर से देखा। क्या नालायक बेटा है। उसे विदेश भेजा था पढ़ने पर, मुश्किल से पास हुआ। देश वापस आया तो काम धंधा छोड़कर सिर्फ मस्ती। राघव जी की नजें गुस्से से फूल गई। टीना जी ने तुरंत पति की पीठ पर हाथ रखा। पहले बेटे को ठीक कर लेते हैं, बाद में डांटना। माही ने एक और सवाल पूछा, पिछले कुछ दिनों में किसी दुश्मन से झगड़ा हुआ? कोई तुम्हारे खिलाफ है? सम्राट ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी जिंदगी तो मजे में चल रही थी और दोस्त भी अच्छे हैं। माही ने फिर पूछा, किसी अनजान ने तुम्हें छुआ, टकराया, तुम्हें लगा हो कि कोई अजीब था? ये सुनते ही सम्राट का चेहरा बदल गया। वो कुछ दिन पहले जब मैं बार से बाहर आ रहा था, एक प्रेग्नेंट जैसी दिखने वाली औरत मुझसे टकराई थी। वो लगातार माफी मांग रही थी तो मैंने बात बढ़ाई नहीं, लेकिन अब सोचता हूँ वो बहुत सस्पिशियस थी। वो बोला गर्मी का मौसम था, फिर भी उसने पूरी बॉडी को ढक रखा था, मास्क, टोपी, जैसे खुद को छुपा रही हो। फिर डरते हुए पूछा, क्या उसने मुझ पर जादू जैसा कुछ किया, इसलिए मेरी सिर दर्द हो रही है? माही ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये श्राप नहीं है, ये वर्म पॉइजन है। किसी ने तुम्हारे दिमाग में कीड़ा छोड़ा है। क्या? सम्राट डर से अपना सिर पकड़कर चिल्ला पड़ा। बाहर से घमंडी दिखने वाला वह लड़का असल में कीड़ों से बहुत डरता था। कमरे में माहौल भारी सा हो गया था। जैसे ही सम्राट ने सुना कि उसके दिमाग में कीड़ा है,
उसका पूरा शरीर घबरा गया। कीड़ा, मुझे तो वम से सबसे ज्यादा नफरत है। यह मेरे दिमाग में कैसे आ गया? क्या वह औरत ही थी जिसने ये किया? ये सोचकर उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। पास खड़ी टीना जी बेहद परेशान थी, पर माही की जांच में रुकावट न पड़े इसलिए चुप रही। माही ने शांत स्वर में कहा, जरा ध्यान से याद करो वो औरत दिखती कैसी थी? सम्राट ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसका पेट बहुत बड़ा था, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो। उसने सिर पर कपड़े की टोपी और चेहरे पर मास्क पहना था। सिर्फ आंखें दिख रही थी और आवाज बहुत अजीब थी, जैसे अपने असली वॉइस को छुपा रही हो। जानबूझकर हाई पिच में बोल रही थी। माही की भूंद हल्की सी सिकुड़ गई। आवाज छुपाना मतलब वह कोई ऐसी थी जिसे सम्राट पहले से जानता था, और पेट इतना बड़ा। माही के दिमाग में एक चेहरा चमका। अर्निया जी, माही धीरे से बोली, तुम्हें याद है कौन सी तारीख थी? बार का सर्विलांस निकलवा लो। सम्राट तुरंत बोला, हाँ पता है, मेरे दोस्त का बर्थडे था। बार उसी का है, वो सर्विलांस निकलवा देगा। उसने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया। बस 10 मिनट बाद वीडियो आ गया। राघव जी आज वार्ड में ही काम कर रहे थे, इसलिए माही ने उनका लैपटॉप लिया और वीडियो खोला। जैसे ही सर्विलांस चला, एक बड़ी सी टॉमी वाली औरत बार के बाहर खंभे के पीछे खड़ी नजर आई। वह बार के अंदर झांक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद सम्राट बार से बाहर आया और वह औरत तुरंत खंभे के पीछे से निकली और तेजी से उससे टकरा गई। ये साफ दिख रहा था कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। उसने सिर नीचे करके माफी मांगी, जैसे वह पहले से जानती हो कि सामने कौन है। फिर घबराकर दूसरी तरफ भाग गई। माही ने लैपटॉप सबके सामने घुमाते हुए पूछा, क्या आप लोग इस औरत को पहचानते हैं? वीडियो दोबारा चलाया गया। राघव जी ने सिर हिलाया। चेहरा तो दिख नहीं रहा, कैसे पहचानूं? टीना जी ने कहा, थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, पर याद नहीं आ रहा ये कौन है। सम्राट और अयान भी उलझन में थे, लग रही थी जैसे कोई फैमिलिया हो, पर नाम याद नहीं आ रहा। माही हल्का सा मुस्कुराए, आप सब इस इंसान को अच्छी तरह जानते हैं। चारों ने एक साथ उसकी ओर देखा। सम्राट गुस्से में बोला, कौन है ये? इसने मुझे इस हालत में क्यों पहुंचाया? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों से ना सो पाने और दिमाग फटने जैसे दर्द ने उसके होश तोड़ दिए थे। माही ने धीमे स्वर में कहा, यह आपकी बुआ अर्निया जी है। पूरा कमरा जैसे जम गया। सम्राट की आंखें फटी रह गई। क्या मेरी बुआ? उसने ऐसा क्यों किया? राघव जी भी हैरान थे। क्या वह सच में मेरी छोटी बहन है? वो स्टूब्रॉन है, पर फैमिली को नुकसान वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी शक्ल देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वह इतनी भारी लगने वाली औरत हो सकती है। माही ने कहा, मैं सड़क वाले सीसीटीवी भी चेक कराती हूँ। उसने बस ऐसा कहा ताकि अपनी हैकर आइडेंटिटी छुपा सके। असल में उसने तुरंत हैकर साइट में लॉगिन किया और गली का फुटेज डाउनलोड कर लिया। कुछ ही सेकंड में नया वीडियो चल रहा था। एक काली कार आकर रुकी। वो लिपटी हुई औरत इधर उधर देखकर उस कार में बैठ गई। कार के अंदर एक बहुत परिचित औरत बैठी थी। नताशा। अयान चिल्ला पड़ा, ये तो नताशा है। टीना जी ने भी गौर से देखा और कहा, ये तो ओबरॉय फैमिली की गाड़ी लग रही है, मुझे याद है। एक बार ब्यूटी ट्रीटमेंट जाते हुए अर्निया इसी कार में बैठकर जा रही थी। कमरा फिर से गहरी चुप्पी में डूब गया। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। सेल्फिश मैजिक करवाया है। शायद उसी टाइम उसे यह वर्म लगा हो, पर उसने यह बात घर वालों से क्यों छुपाए? ये सवाल अभी भी उसके दिमाग में अटका था। माही ने सच बताया, हाँ, करीब 2025 दिन पहले ये जहर लगा था। मैंने सुना है कि मिस्टर ओबरॉय ने भी कई मेटाफिजिकल मास्टर्स बुलाए थे, लेकिन कोई कीड़ा बाहर नहीं निकाल पाया। फिर उसने सबको विस्तार से समझाया। इस वर्म का नाम है स्वीम वर्म, जिसे लग जाए उसका पेट फूलने लगता है, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम और मूड हमेशा खराब रहता है। टीना जी ने रोके हुए आंसुओं में कहा, पर वह सम्राट को कैसे हट कर सकती थी? यह उसका अपना खून रिश्ता है। उसका भतीजा। उनकी आवाज कांप रही थी। अयान बेचैनी में कमरे में टहल रहा था। गुस्सा उसकी नसों को फाड़ रहा था। इस बीच राघव जी ने प्रैक्टिकल सवाल पूछा, ये वर्म किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है? माही ने कहा, नहीं, 2 कंडीशन होती हैं। पहला कि दोनों का खून का रिश्ता होना चाहिए, दूसरा कि दोनों का बर्थ मंथ सेम होना चाहिए। टीना जी ने दांत भी कर कहा, अर्या जी और सम्राट दोनों का जन्म महीना एक ही है। ये बात जैसे उनके दिल में चुभ गई। फिर उसने चिंता से पूछा, माही, क्या तुम सम्राट के शरीर से यह कीड़ा निकाल सकती हो? चारों की नजरें उसी पर टिकी थी। सम्राट तो डर के मारे थरथरा रहा था। माही ने सच सच कहा, यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये वर्म आंख की नसों में छुपा होता है।
अगर निकलने में थोड़ा भी गलती हुई, या तो यह अंधा हो जाएगा या उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ये सुनकर पूरा कमरा जैसे सुन्न हो गया। सम्राट की आंखों में आंसू आ गए। माही, मुझे अंधा नहीं होना, मुझे कुछ नहीं होना। उसकी आवाज बस टूट रही थी। अयान की आंखों में पानी भर गया। दोनों भाई बहुत कम मिलते थे, लेकिन बॉन्ड बहुत गहरा था। बचपन से वह एक दूसरे की ताकत थे। अयान सोच भी नहीं पा रहा था, अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो वह कैसे जिएगा। वह खुद एथलीट बनने गया था तो फैमिली ने उसे कमा था, लेकिन सम्राट हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसके सपनों पर भरोसा किया, उसके लिए कंपनी संभाली और आज उसकी यही हालत। राघव जी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में माही से पूछा, माही, सक्सेस चांस कितना है? वो हमेशा से अपने बड़े बेटे सम्राट पर जान छिड़कता था। अगर ऐसा ना होता तो उसे इतने साल विदेश में यूं ही घूमने फिरने की खुली छूट नहीं देता। माही ने साफ साफ कहा, ये कीड़ा उस ब्लैक मैजिक मास्टर से जुड़ा है जिसने इसे लगाया। जब मैं इसकी एक्टिवेशन करूंगी तो सामने वाला मैजिक मास्टर भी इसे महसूस कर लेगा। अगर उसने उसी समय वॉर्म को एक्टिव करके हिलाया तो कंडीशन बहुत डेंजरस हो जाएगी। इसलिए सक्सेस चांस सिर्फ 50% है। ये कम चांस उसकी कैपेबिलिटी का इश्यू। कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई थी। राघव जी ने माथे पर हाथ रखा। उसके मन में एक ही शक घूम रहा था, क्या ये सच में अरनिया जी ही थी? लेकिन वो अपने ही भतीजे को नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? ये बात उसके किसी भी दिल में फिट नहीं बैठ रही थी। कुछ पल बाद उसे वो फोन कॉल याद आई जिसमें अरनिया जी ने पूछा था, अगर कभी तुम्हें मुझे और तुम्हारे बेटे में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसका साथ दोगे? अब बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। माही ने लैपटॉप बंद करते हुए शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है आई नो द रीजन। उनके बॉडी में एक जहरीला कीड़ा है। अगर वह उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगी तो वह खुद ही में मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने सम्राट को टारगेट बनाया। ये सुनकर चारों लोग एक साथ शॉक में जम गए। अयान गुस्से से कांप उठा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि मेरी बुआ जहरीले कीड़े से इन्फेक्टेड थी और उसने वह कीड़ा मेरे भाई को दे दिया? टीना जी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो अपनी मुट्ठियां भी हुए बोली, ये औरत हद से भी आगे निकल गई। खुद के बच्चे को बचाने के लिए मेरे बच्चे की जान ये कैसे ले सकती है? माही ने सिर हिलाया, हाँ, इसका मतलब यही है। राघव जी थोड़ा शांत हुए और सवाल पूछा, लेकिन उसे ये तरीका किसने बताया? वो वर्म कब से उसके शरीर में था? क्या ये सब नताशा ने करवाया? ये नाम बोलते ही माहौल और भारी हो गया। सबको पता था नताशा कितनी चालाक है, और यह सब ब्लैक मैजिक टाइप्स चीजें उसी की तरफ इशारा करती थी। माही ने कहा, ट्रांसफर शायद नताशा ने खुद नहीं किया, लेकिन दार्शनिक एसोसिएशन से उसकी डीप कनेक्शन है। सो बहुत पॉसिबल है कि वही लोग उसके पीछे हो। वो थोड़ी देर रुकी और पूछा, आप लोग ये बात नहीं जानते थे कि अरनिया जी पॉइजनिंग है? टीना जी ने गुस्से और दुख के बीच बोला, नहीं, वो पिछले 1 महीने से मायके भी नहीं आई थी, कभी बताया ही नहीं। राघव जी ने सोचा और कहा, कुछ हफ्ते पहले उसने कहा था कि मेहरा फैमिली की मिज मेहरा ने उसके खिलाफ ब्लैक नहीं था, बल्कि उस कीड़े की लोकेशन बहुत रिस्क वाली थी। एक छोटी सी मिस्टेक और जान भी जा सकती थी। इसके अलावा जिसने वर्म ट्रांसफर किया था वह भी काफी पावरफुल और एक्सप्रेसेंट था। माही को बहुत सारे फैक्ट्स ध्यान में रखने पड़ रहे थे। टीना जी से रहा नहीं गया। वो ऑलमोस्ट रोते रोते बोली, माही, कौन इस काम में ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा? अगर हम दार्शनिक एसोसिएशन वालों को बुलाए तो चांस बढ़ेगा क्या? 50%। ये किसी भी माँ के लिए बहुत कम था, और यह उसका बच्चा था। वह किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती थी। माही ने कुछ सेकंड सोचकर कहा, देखो, इस वॉर्म को निकालने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, जिसने यह वॉर्म लगाया है वही इसे एक्टिव करके निकाल सकता है। दूसरा, वही ब्लैक मैजिक मास्टर जो उससे मिला हुआ है वह भी इसे निकालने की स्किल रखता है। वह थोड़ी देर रुककर बोली, लेकिन अगर वह दोनों लोग हेल्प करने लगे तो वह बदले में नारियर फैमिली से बहुत बड़ी कीमत मांगेंगे। सम्राट ने भारी आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि नताशा इसमें शामिल है। ये वही करवाती है, बस समझ नहीं आ रहा उसे आखिर चाहिए क्या? अयान ने गहरी सांस छोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना गहरा निकलेगा। सम्राट के शरीर में जहरीला वॉर्म, और वह भी आर्य फैमिली की रिसोर्स को टारगेट करने के लिए। यह साफ था कि कोई फैमिली को काटकर उसका हिस्सा छीन लेना चाहता था। यह सोचकर अयान के अंदर गुस्से की लपट उठी। वो अभी तुरंत जाकर नताशा को सबक सिखाना चाहता था। सम्राट की बात सुनकर राघव जी गहरी सोच में पड़ गए। ये वन ट्रांसफर कोई रैंडम चीज नहीं थी, ये प्लान करके किया गया था। और प्लान का मतलब कोई बड़ा फायदा, लेकिन क्या फायदा?
टीना जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह उन्हें पोंछकर बोली, आर्य फैमिली को किसी भेड़िए ने पकड़ लिया है। क्या हम बस ऐसे ही उन्हें ब्लैकमेल करने देंगे? अगर श्राप रिमूव ना करें और वॉन दिमाग में ही रहा तो क्या होगा? वो किसी और पर डिपेंड होना पसंद नहीं करती थी, खासकर किसी ऐसे पर जो दूसरों की जान लेता हो। माही ने शांत पर सख्त आवाज में कहा, अगर श्राप नहीं हटाया तो वम धीरे धीरे दिमाग का खून और ताकत चूसता रहेगा। हर दिन दर्द बढ़ेगा, बेहोशी के समय भी बढ़ते जाएंगे, और जब दिमाग का सारा खून खत्म हो जाएगा तो होस्ट की मौत हो जाएगी। मतलब अगर इलाज नहीं हुआ तो सम्राट बच नहीं पाएगा। माही को यह भी शक था कि ताशा और वह ब्लैक मैजिक मास्टर मिलकर अरनिया जी को झूठ बोलते रहे, उन्हें असली खतरा बताया ही नहीं। पर माही जानती थी अरनिया जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर उन्हें सच भी पता होता तो भी वह किसी को बचाने के लिए कीड़ा आगे बढ़ा देती। अरनिया जी और नताशा दोनों ही स्वार्थी, ठंडी और खुदगर्ज। टीना जी अपने आंसू रोक नहीं पाए। मेरा बच्चा, उसकी किस्मत में ऐसा दिलहीन लोगों से मिलना ही लिखा था क्या? और यह नताशा आज तक अच्छे दोस्त होने का नाटक करती थी, ये सब कैसे कर गई? हालांकि उसका बेटा सम्राट थोड़ा नादान और प्लेफुल था, लेकिन वह दिल से सीधा और बहुत ओबीडियंट था। ऐसा बच्चा इस तरह की सजा क्यों झेल रहा था? सम्राट ने घृणा से कहा, मैंने काफी पहले नताशा की असलियत देख ली थी, इसलिए उससे दूरी बना ली। वो पूरी तरह सेल्फ सेंटर्ड है, उससे ऐसी हरकत की उम्मीद की जा सकती है। काश उसने ये पहले ही समझ लिया होता। अयान की आंखें लाल हो गई। वो कांपती आवाज में बोला, माही, अगर मेरे भाई का वॉर्म नहीं निकाला तो वह कितने समय तक जी सकेगा? माही ने भारी दिल से कहा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद 1 साल तक सह लेता, लेकिन सम्राट का शरीर वॉर्म के दर्द पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। उसकी लाइफ जल्दी खत्म हो रही थी। टीना जी का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपने पति का हाथ जोर से पकड़ा। सब तुम्हारी बहन अरनिया की गलती है। तुम मुझे इसका जवाब दोगे, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। राघव जी का चेहरा भी पत्थर की तरह कड़ा हो चुका था। उसने दांत भींचकर कहा, मुझे लगता है अरु को शायद इतना बड़ा नतीजा होने का अंदाजा नहीं था। लेकिन उसकी आवाज में भी विश्वास कम था, क्योंकि वह खुद भी जानता था अरनिया सेल्फिश थी। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। नहीं, सच में बच्चा वार्ड के अंदर माहौल बहुत भारी था। सम्राट बेड पर आधा लेटा था, चेहरा फीका और आंखें थकी हुई सी। पास में टीना जी बैठी थी, आंखों में लगातार आंसू भरे हुए। राघव जी खिड़की के पास खड़े थे। उनकी पीठ देखकर ही लगता था कि वह अंदर से टूट चुके हैं। कमरा इतना साइलेंट था कि जैसे हर किसी की सांस भी रुक गई हो। सम्राट ने हल्की सी हंसी के साथ माहौल हल्का करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, बस अगर जल्दी मर गया तो क्या? मैंने लाइफ में ठीक ठाक जी ही लिया है, कोई पछतावा नहीं है। टीना जी तड़पकर बोली, चुप रहो पागल, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी चली जाऊंगी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। राघव जी ने लंबी सांस भरी। उम्र मानो अचानक 10 साल बढ़ गई थी। उसी बीच माही धीरे से बोली, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। बिना किसी और बात के वह कमरे से बाहर चली गई और लंबे कॉरिडोर के आखिर में जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपना फोन निकाला और कॉल लगाया, वेदांत, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप फ्री हो तो। वेदांत उस समय अपनी चेस गेम खत्म कर चुका था। वो शांत आवाज में बोला, हूं, बताओ क्या हुआ? माही ने उसे पूरी सिचुएशन समझाई और फिर धीरे से बोली, सीनियर, क्या आप मेरे साथ खड़े होकर अरे फॉर्मेशन गार्ड कर सकते हैं? अगर आप रहेंगे तो कर्ज हटाने का चांस 100% हो जाएगा। वेदांत कुछ पल चुप कहा, जो तुम बता रही हो वो कर्ज इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। 5वां लेवल की परफेक्टेड स्टेज चाहिए। तुम यकीन से इस झंझट में पड़ना चाहती हो? तुम्हारा ओबरॉय फैमिली से अब कोई लेना देना नहीं। माही हल्का सा मुस्कुराए। उनके माता पिता ने एक समय मेरी मदद की थी, मैं इसे फेवर लौटाना मान रही हूँ। और हाँ सीनियर, मेरी स्ट्रेंथ अब परफेक्टेड रियल तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर हमेशा शांत रहने वाले वेदांत भी चौंक गए। तुमने इतनी कम उम्र में ये लेवल हासिल कर लिया? माही, ये तो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स भी नहीं कर पाते। मैं तो 40 की उम्र वाले लोगों को जानता हूँ जो अभी भी इस स्टेज तक नहीं पहुंचे। वो सच में इम्प्रेस हो गया था। वेदांत हल्के हंसते हुए बोला, वाह, तुम सच में कमाल हो। मेरे जैसे जूनियर पुराने दार्शनिक एसोसिएशन वाले बूढ़े अगर यह सुनेंगे तो यकीन ही नहीं करेंगे। माही हंसी, सीनियर, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, सच में बच्चा, वेदांत ने कहा। अब तो मुझे भी कई चीजों में तुम पर ही निर्भर होना पड़ेगा। माही ने सोचा, अगर रुद्राक्ष ने उसे वह स्पिरिचुअल स्टोन ना दिया होता तो वह इतनी जल्दी ब्लॉकेज नहीं तोड़ पाती। सब एक तरह से किस्मत का हिस्सा ही था। माही ने वेदांत से शांत आवाज में कहा, सीनियर, आपकी तारीफ के लिए थैंक यू।
क्या आप सम्राट की मदद करने को तैयार हैं? वेदांत हल्का मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, तुम जानती हो कि मैं कारजोल से बाहर नहीं जा सकता। तुम लोगों को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें प्रोडक्ट करूंगा। वो आमतौर पर किसी भी मेटाफिजिकल मैटर में दखल नहीं देता था, लेकिन माही ने खुद उससे हेल्प मांगी थी और उसे भी कारजोल से बाहर निकलने के लिए माही की हेल्प चाहिए थी, इसलिए वह मना नहीं कर सकता था। माही ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू सीनियर। कुछ मिनट दोनों ने फॉर्मल बातें की। वेदांत ने माही को वार्निंग दी, इस काज के पीछे वाला इंसान शायद बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, इस समय बहुत सावधान रहना। माही ने सिर हिलाया। फिर दोनों ने कॉल काट दिया। जब माही वापस वार्ड में आए, चारों लोग अभी भी टेंस खड़े थे। माही ने धीरे से कहा, एक तरीका है जिससे सक्सेस की संभावना बढ़ सकती है। ये सुनकर सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। टीना जी तुरंत आगे आए। क्या तरीका है? तुम्हें जो भी चाहिए बताना, हम पूरा कोऑपरेशन करेंगे। माही ने कहा, मेरे सीनियर का मेटाफिजिकल बहुत स्ट्रांग है, अगर वह मेरे लिए डिफेंसिव अरे फॉर्मेशन ना दे तो चांस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। राघव जी तुरंत बोले, क्या कंडीशन? माही ने कहा, ये रिचुअल कारजोल टाउन में ही करना होगा। ये डिमांड ज्यादा मुश्किल नहीं थी। राघव जी ने बिना सोचे सिर हिलाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्य फैमिली का प्राइवेट प्लेन तुम्हें वहां पहुंचाएगा। अगर और कुछ चाहिए वह भी मैं अरेंज करवा दूंगा। टीना जी ने माही को कसकर गले लगा लिया। आंखें फिर से लाल हो गई। माही, थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारे सम्राट का क्या होता। अयान ने भी गंभीर होकर कहा, इस बार थैंक्स, अगर आगे कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस एक कॉल करना। कठिन समय में ही इंसान की असलियत दिखती है। अपने बड़े भाई की हालत देखकर उसे समझ आया कि माही बाहर से भले ठंडी लगे पर अंदर से बहुत सीधी सच्ची है। राघव जी भी बोले, हाँ बिल्कुल, अगर कभी माही को हमारी हेल्प चाहिए, आर्य फैमिली हमेशा साथ खड़ा मिलेगा, चाहे कितना भी करना पड़े। माही ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं जरूर कहूंगी। इस मामले में आर्य फैमिली सच में उसका फेवरम था। अगर वह मना कर देती तो लोग उल्टी बातें सोचते, इसलिए उसका मान लेना बेहतर था। सम्राट के दिल में कृतज्ञता भर गई। माही की वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ। उसके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। अयान ने चिंता से पूछा, माही, यह कर्ज कब तक रिमूव हो सकेगा? मेरे भाई के दिमाग में वो वम है, सोचकर ही डर लगता है। बाकी तीनों भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। माही ने थोड़ा सोचा, उंगलियों पर कैलकुलेट किया, फिर बोली, यह रिचुअल बहुत मुश्किल है, मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए। मैंने शुभ दिन निकाल लिया है, अगले महीने की 6 तारीख। उस दिन सफलता का चांस सबसे ज्यादा होगा। वह रुकी, फिर बोली, और एक बात, इस बीच हम नताशा की मंशा भी पता कर सकते हैं कि वह चाहती क्या है। अगर यह ना पता हुआ तो आगे भी खतरा रहेगा। अयान ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली। हाँ, मुझे भी जानना है कि वह सब आखिर चाहते क्या है, रिसोर्स मनी या कुछ और। राघव जी की आंखें सख्त हो गई। इस बार उन लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्हें लगेगा कि आर्य फैमिली को डराकर दबाया जा सकता है। इतने सालों से बिजनेस वर्ल्ड में रहकर वह अच्छी तरह जानता था, अगर दुश्मन को पीछा करके ना पकड़ा जाए तो वह और आगे बढ़ जाता है। जहां तक अर्निया जी की बात थी, वह तो अब भाई बहन का रिश्ता भी तोड़ने को तैयार था। अगर वह अभी भी नहीं समझी तो उसे भी बुरा लगेगा, पर वह रुकने वाला नहीं था। तभी सम्राट परेशान आवाज में बोला, माही, 1 महीना बहुत लंबा है, मेरा सिर रोज दर्द करता है। अगर वर में 1 महीना मेरी एनर्जी खाता रहा तो क्या यह मेरी लाइफ स्पैन को कम कर देगा? माही ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल आर्टिफिशियल दूंगी, उसे पहनोगे तो वह डीप स्लिप में चला जाएगा। लेकिन यह इफेक्ट सिर्फ 1 महीने चलेगा, इसके बाद पक्का रिचुअल करना होगा। ये टेम्पररी था, पर फिलहाल सबसे जरूरी भी यही था। सम्राट ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है, कम से कम इस महीने मुझे ये ट्यूचर नहीं सहना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में वह सच में मौत से बदतर हालत झेल रहा था। नोट, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। आर्य फैमिली शुरुआत में तो सम्राट बस अचानक बेहोश हुआ था, लेकिन बाद में उसके सिर में तेज दर्द उठने लगा, इतना कि वह जमीन पर लौटने लगा और फिर से बेहोश हो गया। हर रात उसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। जैसे ही वह नींद में जाता, उसका सिर फटने लगता और वह नींद से डर कर जाग जाता। लगातार इस दर्द और नींद ना आने की वजह से सम्राट कुछ ही दिनों में एकदम सूख गया। अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस ये थी कि एक रात तो चैन की नींद मिल जाए। टीना जी ने राहत की सांस ली। यह अच्छा हुआ, अब कम से कम हम कुछ शांत हो सकते हैं। माही, अगर तुम यहाँ नहीं होती तो हम सब बिल्कुल घबरा जाते।
टीना जी को तो हमेशा से यही लगता था कि ओबरॉय फैमिली बिल्कुल अंधी थी जो माही को पहचान नहीं पाए। माही धीरे से मुस्कुराए, ये बात अभी राज ही रहने दो कि मैं और मेरा सीनियर यह श्राप ठीक कर सकते हैं। अगर यह बात फैल गई तो नताशा के पीछे जो लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा और फिर हम उनका असली मकसद कभी नहीं जान पाएंगे। राघव जी ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो बाहर से तो दूसरी मेटाफिजिकल मास्टर्स को बुलाता रहेगा और दिखाता रहेगा कि वह सम्राट के लिए परेशान है। टीना जी ने गुस्से से कहा, हम 4 लोगों के अलावा ये बात कोई नहीं जानेगा। वो चाहती थी कि अर्निया की असलियत सबके सामने आए। अगर ओबरॉय फैमिली को पता चल गया कि यह परजीवी जहर ठीक हो सकता है तो वह अर्निया जी को फिर से बचाने लगेंगे और सम्राट के दर्द को नजरअंदाज कर देंगे। कुछ देर बाद दरवाजे पर ठक ठक हुई। अयान ने जाकर दरवाजा खोला। अंदर आए ओल्ड मास्टर मयंक आर्य, ओल्ड मैडम शीला और उनके पीछे की लोग। टीना जी रोते हुए आगे बढ़ी, पापा माँ आप लोग आखिर आ ही गए, जल्दी आइए और सम्राट को देखिए। राघव चुपचाप पास खड़ा रहा। वार्ड का हाल देखकर मयंक जी का दिल बैठ गया। वह लाठी संभालते हुए जल्दी अंदर आए। क्या हुआ मेरे सम्राट को कोई बताएगा मुझे? उनका सबसे प्यारा पोता, उनकी आंखों का तारा, इस हालत में देखकर उनका दिल कांप गया। शीला जी भी रोते हुए पास आए। अरे मेरे बड़े पोते, ये हाल कैसे हो गया तुम्हारा? टीना जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि सम्राट ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जी पाएगा। ये सुनते ही दोनों बुजुर्गों के पैरों से जमीन खिसक गई। वह लगभग वही गिरते गिरते बचे। तभी अंदर आए कमलेश आर्य, उनकी पत्नी नैना और आर्य फैमिली, बड़ी बेटी भूमिका आर्य। तीनों ने बिस्तर पर पड़े सम्राट को देखा और दंग रह गए। अयान ने आंसू रोकते हुए पूरा किस्सा सुना दिया। कैसे उसकी अर्निया जी की वजह से सम्राट को ये परजीवी जहर चढ़ा और कैसे रोज उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सुनकर दोनों बुजुर्गों का खून जम गया। मयंक जी ने अविश्वास में कहा, ये कैसे हो सकता है? अर्निया जी तो हमेशा बच्चों से प्यार करती थी। शीला जी ने भी माही की तरफ शक से देखा। माही, कहीं तुम गलत तो नहीं हो? उसे विश्वास था कि उसकी छोटी बेटी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। माही का ओबरॉय परिवार से रिश्ता ठीक नहीं था। कहीं बदले में तो नहीं बोल रही? और फिर माही ने आते ही बुजुर्गों को प्रणाम भी नहीं किया। उसे लगा शायद माही अब भी ओबरॉय फैमिली से नाराज है। नैना ने हाथ सिकोड़ते हुए कहा, मम्मी आप सच में ये सब मान रही हैं? ये सब मनगढ़ंत है। यह क्या वुडू टाइप बातें कर रहे हो? टीवी सीरियल में भी ऐसा नहीं दिखाते। अर्निया ऐसी नहीं है कि अपने भतीजे को नुकसान पहुंचाए। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ था। वह तो वैसे भी गांव में पली माही को कभी भाव नहीं देती थी। उसे लगता था कि माही बस कहानी गढ़ रही है ताकि अर्निया जी को बदनाम कर सके। अयान का गुस्सा फट पड़ा। आंटी, सिर्फ इसलिए कि आपने नहीं सुना, इसका मतलब यह नहीं कि यह चीज होती नहीं। हमारी पूरी फैमिली माही पर भरोसा करती है। उसे पता था कि नैना जी हमेशा अर्निया जी का ही पक्ष लेगी। नैना जी ने व्यंग किया, अयान लगता है एथलीट बनते बनते अक्ल भी कम हो गई है तुम्हारी। तुम आर्य फैमिली के बेटे हो और तुम किसी बाहर वाली की बातों में आ गए। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। इन्वेस्टिगेट। बिस्तर पर पड़ोस। सम्राट का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। कौन बाहर वाली? माही कोई आउटसाइडर नहीं है। वो हमारी आर्य फैमिली की ही बच्ची है। नैना जी ने ठंडी हंसी भरी। हाँ हाँ, तुम उसे बाहर वाली मत समझो। कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ समझकर झूठ जरूर बोल देगी। क्या सच में तुम उसकी बातें मानते हो? आर्य फैमिली की सबसे बड़ी बेटी भूमिका नाराज होकर बोली, मैं माही को जानती हूँ। वो झूठ नहीं बोलती। मुझे तो पूरा शक है कि यह काम अर्निया ने किया है। अगर अर्निया जी पर यह परजीवी जहर लगा हो तो वह खुद को बचाने के लिए यही तरीका अपनाती। ये बात उसे साफ पता थी। नैना जी ने शक भरी नजर से भूमिका को देखा। तुम तो अर्निया के साथ कभी ठीक नहीं रही, अब मौका देखकर उन पर वार कर रही हो, है ना? नैना जी को अपनी यह बड़ी नंद कभी पसंद नहीं थी। वो अमीर घर में पैदा हुई थी, लेकिन किसी गरीब यूनिवर्सिटी टीचर से शादी कर ली। नैना जी को ये हमेशा बेवकूफ़ी ही लगा। तुम? भूमिका गुस्से में आवाज ऊंची कर बैठी। मैं सच बोल रही हूँ। कहाँ मैंने किसी पर वार किया? तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। नैना जी फिर कुछ ताना मारने वाली ही थी कि राघव जी ने बीच में बोलकर दोनों को रोका। बस करो, यह मामला सच में अर्निया से जुड़ा है। हमने सबूत भी ढूंढ लिया है। सबूत देखने के बाद ही फैसला करना। उनका बेटा मौत के मुहाने पर है और यह फैमिली यहाँ झगड़ रही है। इसे देखकर उन्हें बेहद शर्म आ रही थी। अयान ने भी गुस्से से नैना जी की तरफ देखा। आंटी, सबूत देखने के बाद आप मेरी बड़ी बुआ जी से माफी मांगेंगी, यह उम्मीद है। नैना जी आग बबूला हो गई। वो अयान को जवाब देना चाहती थी, लेकिन राघव जी के सख्त चेहरे को देखकर उसने गुस्सा निगल लिया।
उम्मीद है तुम्हारा एविडेंस सही होगा, नहीं तो मैं अब भी नहीं मानूंगी कि इसका तुम्हारी अरु से कोई लेना देना है। मयंक जी ने इधर उधर नजर दौड़ाए और समझ गया कि उसके बड़े बेटे का पूरा परिवार माही के पक्ष में है। उसका दिल डूबने लगा। शायद ये काम सच में उसकी छोटी बेटी अरनिया ने ही किया हो। वो गंभीर होकर बोले, एविडेंस क्या है? सबको दिखाओ। राघव जी ने माही की तरफ देखा। एविडेंस माही के पास है। शीला जी ने भय सिकोड़कर माही से कहा, माही दिखा दो बेटा, हम खुद देखकर फैसला करेंगे। माही बिल्कुल शांत आवाज में बोली, पहले एक बात साफ कर दूं, मैंने ओबरॉय फैमिली से नाता तोड़ दिया है। आप लोग मेरे नाना नानी जी नहीं है। अगर एविडेंस देखना है देख लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह यहाँ सिर्फ नताशा के पीछे छुपे असली मकसद को जानने और राघव जी की फैमिली की मदद के लिए रही थी। अगर इस बार आर्य फैमिली अरनिया जी और नताशा की असलियत देख ले तो वह काफी होगा। शीला जी एक पल को चौंक गई। उसे लगा था माही बस गुस्से में बोलती है, पर लगता था सच में रिश्ता टूट चुका था। वो अफसोस से बोली, ठीक है बेटा, दिखा दो एविडेंस। तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफ करना। माही ने लैपटॉप खोला और पहला सीसीटीवी वीडियो चलाया। फिर स्क्रीन सबके सामने घुमा दी। ये जो दिख रही है वो अरनिया जी है, अच्छे से देखिए, इसके बाद और भी सबूत है। दोनों बुजुर्ग कांपते हुए आगे बढ़े और स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। वीडियो कई बार देखा गया लेकिन चेहरा पूरी तरह ढका था, पहचान पाना मुश्किल था। नैना जी ने ठंडी नजर से कहा, इतना ढका हुआ है, कैसे मानी लूं कि यह अरनिया है? ये तो साफ झूठ है। माही ने दूसरा वीडियो चलाया। इसमें नताशा और अरनिया जी एक कार में बैठे थे जो ओबरॉय फैमिली की कार थी। नैना जी ने फिर ताना मारा, ये कार अरनिया इस्तेमाल करती है, पर हो सकता है नताशा ही अपने हिसाब से ले गई हो। इससे अरनिया को कैसे पहचाने? अयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, अगर वह बुआ नहीं थी तो फिर नताशा को कौन हुक्म दे सकता है कि वह इधर उधर दौड़ती फिरे? उसे साफ दिख रहा था नैना जी जानबूझकर न्याया जी का साथ दे रही है। नैना जी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यह नहीं मानती कि वह आपकी बुआ है। जरा सोचिए कि इसे फायदा है आपकी बुआ को फंसाने में, जिसे सबसे ज्यादा खुशी होगी। शायद वही इस सब का नाटक कर रहा है ताकि आर्य फैमिली गलतफहमी में पड़ जाए। नैना जी को लग रहा था कि यह पूरा ड्रामा माही ने प्लान किया है और वह जानबूझकर राघव जी की फैमिली को धोखा दे रही है। बीते समय में अरनिया ने उसे बताया था कि उनकी सगी बेटी घमंडी और अनरुली है। अब लग रहा था कि वह सही थी। दिस्का दिस्का वो इंसान हमारे सामने ऐसा बड़ा नाटक कर रहा है। सच में दिल बहुत ही खराब है। नैना जी ने सिर हिलाया और हंट चबाए। माही को साफ पता था कि उसकी बात उसकी तरफ थी। वो शांत होकर बोली, मुझे नहीं पता कोई एक्टिंग कर रहा है या नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि नैना जी इतनी एविडेंस भी नहीं देख सकती। शायद उम्र के कारण थोड़ी अंधी हो गई है। माही को अपनी यह मामी कभी पसंद नहीं थी। जैसे मीनाक्षी जी हमेशा गरीब लोगों को नीचा दिखाती थी, तुम नैना जी इतना गुस्से में थी कि बोल ही नहीं पाए। उसने गहरी सांसें ली। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मैंने ओबरॉय फैमिली से नाता तोड़ लिया है। आप कहां से आ गई? जो छोटे बच्चों को प्यार करते हैं वही बड़ों के रूप में रिस्पेक्ट पाने के योग्य हैं। क्या आपको लगता है आप सही हैं? नैना जी आग बबूला हो गई। उसने उंगली उठाए और माही की तरफ इशारा किया। काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। अंत में बोली, तुम ये क्या बोल रही हो? घमंडी बच्ची, कैसे मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत कर सकती हो? मैं माही के होठों के कोने पर हल्की मुस्कान थी। वो शांत होकर बोली, क्या चाहिए आपको? बस यही कुछ शब्द बार बार दोहराना है ना? आप बिल्कुल क्लाउन की तरह घबराई हुई हैं। सच में अपने परिवार को शर्मिंदा किया है। जब समय मिले घर जाकर अपनी मैनर सीखो। बाहर आकर अपने आप को शर्मिंदा मत करो। नैना जी ने गुस्से में पैर पटक दिए। चेहरा हरा पीला होता गया और सीना उठता बैठता रहा। सम्राट बिस्तर पर बैठा माही की तरफ देखते हुए सोच रहा था, सच में एडमायर करना ही पड़ेगा। उसकी आंटी को एक सबक सिखाना चाहिए ताकि वह पूरे दिन शोर ना मचाए। अयान और टीना जी की आंखों में भी हल्की मुस्कान थी। अगर परिस्थिति थोड़ी सही होती तो सच में जोर से हंसते। नैना जी ने ऊपर देखा और बाकी की मुस्कान देखकर और एम्बेरेस्ड हो गई। वो तेज कदमों से माही की तरफ बढ़ी। आज उसे उस BTCH को सबक सिखाना ही था। नैना जी ने माही के चेहरे पर हाथ उठाया लेकिन माही ने उसकी कलाई पकड़ ली। माही ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम आज मुझे छूने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकवाऊंगी। नैना जी की कलाई पकड़ी गई थी, लेकिन वह खुद को नहीं छुड़ा सकी। चेहरा और भी अगली हो गया। आर्य फैमिली का दूसरा बेटा कमलेश आर्य उसके पास आया।
माही, यह आप बड़ों के साथ ऐसे व्यवहार करती हो? जल्दी से अपनी मामी को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस अधिकतम मैं इसे सेल्फ डिफेंस मान सकती हूँ, लेकिन सेकंड मैडम आर्य लिए शायद ऐसा ना हो, माही ने ठंडे अंदाज में कहा। फिर उसने अपनी छाती पर बुज की तरफ इशारा किया। यहाँ एक मिनी कैमरा है, अभी जो भी हुआ सब रिकॉर्ड हुआ। तुम सच में पुलिस बुलाना चाहेंगे? कमलेश दंग रह गया, मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोला। माही ने खतरनाक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। मिस्टर आर्य, आप हाल ही में काफी सही रह रही हैं। कुछ दिन पहले आपने अपनी फैमिली सेक्रेटरी को रिंग खरीद कर दी और घर भी दे दिया। क्या आपकी वाइफ को पता है? पिछले समय में जब वह आर्य फैमिली में थी, इस मामा ने कभी मुश्किल नहीं बनाई, लेकिन अब जब वह अपनी बीवी के लिए खड़ा हो गया है तो उसे इम्पोर्ट बोलने का दोष मत देना। कमलेश जी डर गए और एक कदम पीछे हट गया। उसने नैना जी की तरफ आंखें घुमाए और गुस्से में चिल्लाया, तुम बेचारी लड़की, क्या बोल रही हो? मैं एक शब्द भी नहीं समझा। वह औरत मां बनने वाली थी और बच्चा ट्विंस का था। बिल्कुल सही, उसने घर दिया था, लेकिन माही को कैसे पता चला? तुम समझ नहीं रही ना, ज्वेलरी स्टोर में सर्विलांस कैमरा है, क्यों नहीं बाहर निकाल कर देखते? माही मुस्कान के साथ बोली। नैना जी ने पहले अपने पति को शक भरी नजर से देखा, फिर माही को किक करने की कोशिश की। यह क्या नॉनसेंस बोल रही हो? वो हिम्मत नहीं करेगा। हमारे बीच रिकॉर्ड मत डालो। दिल में बैड फीलिंग थी, लेकिन सबसे जरूरी अब था माही को पलटकर सबको साथ कर लेना। माही ने तुरंत पैर बढ़ाया और उसे ब्लॉक किया। तुम सच में पिटीफुल हो, इतना समय अंधेरे में रखी गई हो। उसका बच्चा जन्म लेने वाला है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर विश्वास नहीं होता जाओ और इन्वेस्टिगेट करो, सच में सरप्राइज होगा। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। मॉनिटर माही को पता था कि नैना जी घर में बहुत जिद्दी थी और हमेशा अपने पति को दबाती रहती थी। अवैध बच्चे का मामला सामने आने के बाद नैना जी आज वार्ड में आने का पछतावा करेगी। अर्निया जी के मामले में शामिल होने का पछतावा करेगी और अर्निया जी से नफरत करेगी। फिर अर्निया जी एक काबिल एसिडेंट खो देंगी। नैना जी ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है, ये सब झूठ होगा। मेरा पति मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह बाहर कुछ नहीं करेगा। माही मुस्कुराए और बोली, जांच के बाद ही पता चलेगा कि वह सच में कुछ कर रहा है या नहीं। और हाँ, वह आपको प्यार नहीं करता, बस आपसे डरने की आदत हो गई है, इसलिए वह कमजोर लगता है। कमलेश जी गुस्से से भर गया। बात करना बंद करो, हम आज सम्राट के मामले को सुलझाने आए हैं, मुझे फिर मत घसीटो। वह सच में जो हुआ उसे वापस नहीं ले सकता था। आज के बाद शायद पूरी आर्य फैमिली इस बारे में जान जाएगी। लेकिन कमलेश जी को कोई पछतावा नहीं था। वह लंबे समय से नैना जी से परेशान था, जो पूरे दिन उसे मॉनिटर करती और गुस्से में मार देती थी। इसके अलावा अब उसकी दूसरी संतान भी थी और ट्विंस थे। डिवोर्स हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मयंक जी और शीला जी उनके शब्दों को सुनकर चौंक गए। छोटी बहू ने सार्वजनिक रूप से किसी को मारा, छोटे बेटे ने अफेयर किया और अवैध बच्चा भी है। सच में परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। मयंक जी का चेहरा लाल हो गया। वह सच में दोनों को वार्ड से बाहर निकालना चाहता था। दोनों चुप रहो, मैंने आज आपको सम्राट के मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया। देखते हैं आप क्या बन गए हो। शीला जी ने भी नैना जी की तरफ कड़वी नजर डाली। तुम अभी भी माही को बड़ी मानकर बात करती हो। खुद को देखो, क्या तुम रिस्पेक्ट के योग्य हो? जैसे ही आई माही को मारा। सच में अनुरुली हो। अगर उनके परिवार के 2 बच्चे नहीं होते तो वह नैना जी को घर में इतनी बेहुदा हरकत करने देती। नैना जी ने हंट कसते हुए दांत पीसे। मुझे भी डर है कि तुम इस लड़की से भ्रमित हो जाओगी। टीना जी आई ने भी चढ़ाए और एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। हमारा परिवार माही पर बहुत विश्वास करता है। अगर आप भरोसा नहीं करती तो कृपया वापस चली जाए। हमें सम्राट के मामले में आपके परिवार की मदद नहीं चाहिए। जब उसने देखा कि माही ने अभी थोड़ी ही देर में नैना जी को जवाब दिया तो उसने मदद नहीं की, लेकिन दिल में वह माही के साइड में थी और वह नहीं सोचती थी कि नैना जी बड़ी होने के कारण जो चाहे कर सकती है। नैना जी ने माही की तरफ गुस्से से देखा। जब मैं जाऊंगी तो नहीं जानती कि यह लड़की अर्निया के खिलाफ क्या बोलेगी। मैं रहकर निगरानी करना चाहती हूँ। वह माही पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। उसके पास कमलेश जी पर कुछ था। कमलेश जी महिलाओं पर निर्भर करने की आदत वाला था। अगर तनेजा परिवार की मदद ना होती तो कमलेश कंपनी से बाहर हो गया होता। इसलिए उसे यकीन था कि कमलेश जी कभी उसे धोखा नहीं देगा। नैना जी ने योजना बनाई कि घर जाकर डिटेक्टिव एजेंसी से जांच कराएं और इन्वेस्टिगेशन का नतीजा माही के सामने रखें।
माही ने वार्ड में चारों तरफ देखा और आखिरकार मयंक जी की तरफ देखा। मौजूदा सबूत के हिसाब से आप अभी भी विश्वास नहीं करते कि वह इंसान अरनिया जी है ना? मयंक जी ने सिर हिलाया। हाँ, हमने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। शायद कोई दिखावा कर रहा था। वह हमेशा अपनी छोटी बच्ची को पसंद करता और उसके किरदार पर भरोसा करता था। ठीक है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो मेरे पास इसे साबित करने का एक और तरीका है, माही ने कहा। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और ग्रुप चैट में मैसेज भेजा। करण ओबरॉय, तुम्हारी मां ने सम्राट को वर्म पॉइजन दिया। सम्राट ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। क्या तुम आओगे और देखोगे? अपने 2 भाइयों को भी साथ लाओ। करण ओबरॉय कंपनी में काम कर रहा था जब उसका फोन बजी। उसने फोन खोला और घबरा गया। इतना डर गया कि तुरंत वॉइस मैसेज भेजा। क्या सच में? कब हुआ? कजिन अब कैसा है? जिंदगी छोटी है। अगर सच में उसके कजिन को कुछ हुआ तो शायद ओबरॉय फैमिली पूरी आर्य फैमिली से नाता तोड़ दे। माही ने एड्रेस भेजा। पहले उन्हें ले आओ। कुछ सेंटेंस में समझाना मुश्किल है। ठीक है। जवाब आते ही उसने अपने 2 छोटे भाइयों को बुलाया और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने को कहा। रास्ते में करण ओबरॉय का दिल चिंता से जल रहा था। उसका मन कल्पनाओं में उलझ गया। वह माही की बातों पर शक नहीं करता था, बस उसे लगा मामला बहुत अलग था। साथ ही उसे अपनी मां से थोड़ी नफरत भी हुई। केवल कुछ ही दिन बीते थे और उसने इतना गलत कर दिया। रणवीर और कार्तिक घर पर थे। जैसे ही करण ओबरॉय का फोन आया, दोनों तुरंत कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। 10 मिनट बाद तीनों हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर एक साथ इकट्ठे हो गए। वार्ड में शिलाजी ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ पूछा, माही, अरनिया को वर्म पॉइजन दिया गया। ये कब हुआ? हमारे परिवार को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मयंक जी भी घबराए हुए माही की तरफ देख रहे थे। अरनिया उनकी सबसे प्यारी बेटी थी। जब उन्होंने सुना कि अरनिया जी को जहर दिया गया, उनका दिल बेचैन हो गया। माही ने अनुमान लगाया, अरनिया जी को वर्म पॉइजन मिलने के बाद उनका पेट ऐसे फूला हुआ था जैसे 6 महीने की प्रेगनेंसी में होता है। उनके शरीर पर भी कई सूजन थे। शायद वह अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से अरनिया जी घर से बाहर नहीं निकली थी। उन्होंने नोबल वुमन के गैदरिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्पष्ट था कि उन्हें अपनी इज्जत और इमेज की बहुत परवाह थी। अगर वह आर्य फैमिली के पास जाकर यह मामला बताती तो शायद पूरे नोबल वुमन सर्कल्स को पता चल जाता। सम्राट ने कड़वी एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तो क्या मेरा पेट भी फूला होगा? टीना जी का दिल बुरा हो गया। उनका बड़ा बेटा हमेशा हैंडसम रहा था। अगर उसे सच में इतना दर्द सहना पड़ा तो मां के तौर पर उनका दिल टूट जाता। माही ने सिर हिलाया। इस वर्म पॉइजन के लक्षण पुरुष और महिला में अलग होते हैं। महिलाओं में पेट फूलेगा, पुरुषों में उर्वरता पर असर होगा और नपुंसकता हो सकता है। जितना समय तक वर्म पॉइजन ठीक नहीं होगा, सम्राट की सेक्सुअल एबिलिटी नहीं रहेगी। सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिल में घृणा भर गई। तो मैं यूनिक से क्या कम हूं? उसे पुरुष और महिला के मामलों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये फैक्ट कि वह अब यह एबिलिटी खो देगा, वह सहन नहीं कर सकता था। अयान ने मुट्ठी कस ली। चेहरा घमासान हो गया। अगर यह सच में बुआ की करतूत है तो मुझे रोक मत। मैं भाई के लिए न्याय ढूंढूंगा। सम्राट प्लेबॉय दिखता था, लेकिन वास्तव में उसने फैमिली कंपनी टेकओवर के लिए बहुत तैयारी की थी। अगर इतने सालों की प्रिपरेशन चाइल्ड बर्थ की वजह से रुनी हो गई तो अयान अपनी बुआ से हिसाब जरूर लेगा। मयंक जी ने गहरी सांस ली। वह छोटी बेटी की तरफ साइड लग रहे थे। अब उनकी केवल यही इच्छा थी कि यह मामला उनकी छोटी बेटी ने किया ना हो। अगर सच में उसने किया तो वह हेल्पलेस था। राघव जी और टीना जी इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे लगभग हरे पड़ गए। उन्होंने अपना गुस्सा रोक रखा था। वे अरनिया जी से इस मामले में अभी खत्म नहीं हुए थे। भविष्य में रिवेंज लेना था। कोई जल्दी नहीं थी। नैना जी ने सम्राट के प्राइवेट एरिया की तरफ देखा और आंखें घुमाई। तुम सच में ज्यादा होते जा हंसी के योग्य रहे हो। तुम सिर्फ सम्राट की बीमारी पर रिली कर रहे हो ये कहने के लिए कि वह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कौन साबित कर सकता है कि तुम्हें एरियल डिसफंक्शन है? बिल्कुल। सम्राट ने अपनी आंटी की निगाह महसूस की। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा भर गया। उसने नैना जी को घूरते हुए कहा, तो इसका मतलब ये कि आंटी पुरुषों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफी नॉलेजेबल है। नैना जी चौंक गई, होठ कसते हुए, और कुछ नहीं बोली। माही ने ठंडी नजर से नैना जी को देखा और कंप्यूटर की तरफ चली गई। मेरे पास और सबूत है। इतना कहते ही उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुड़कर अकेले बैठ गई ताकि कोई रूम में स्क्रीन ना देख सके। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी।
उसने कई सर्लांस कैमरा के फुटेजेस इंटरेक्ट किए और उन्हें एक वीडियो में एडिट किया। जब लगभग काम पूरा हो गया, तीनों ओबरॉय भाई वार्ड में आए। करण ओबरॉय सबसे पहले हुए इंटर और एल्ड्रेस को ग्रेट किया। रणवीर ओबरॉय और कार्तिक उनके पीछे आए और उन्होंने भी नमस्ते किया। रणवीर ओबरॉय की टांग अभी ठीक नहीं हुई थी। वह व्हीलचेयर में बैठे था और कार्तिक उसे धकेल रहा था। करण ओबरॉय ने देखा, सम्राट को देखा और उसका दिल धक से रह गया। सम्राट, तुम ऐसे कैसे हो गए? ठीक तो हो? सम्राट ने क्लेमली कहा, मैं अभी तक मर नहीं गया। अगर बुआ ना होती तो वह इस हालत में नहीं होता। सम्राट ने अपना गुस्सा करण ओबरॉय और बाकी दो पर नहीं निकाला, बस उसका मूड खराब था। कार्तिक ने पास खड़े अयान से पूछा, सच में क्या हुआ? जल्दी बताओ। वह पूरे रास्ते चिंता में था। अयान ने पूरा मामला सुनाया और माही के एविडेंस और जजमेंट का भी जिक्र किया। कार्तिक के चेहरे पर रियलाइजेशन आई। अब समझ में आया कि का पेट छोटा क्यों हुआ। ये कुछ दिनों से खुश मूड में थी और हमें परेशान नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब वॉन पॉइजन ठीक हो गया था। तभी उसने सोचा कि यह नताशा की वजह से हुआ। अब मामला साफ था। कार्तिक ने रणवीर से कहा, मैंने कहा था कि मॉम कुछ छुपा रही थी। तुमने कहा था कि मॉम को नताशा ने मनाया। काश वह उस समय थोड़ा सावधान होता, शायद तब उसे क्लूज मिल जाते। अब पता चला। नोट, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। मॉडर्न मेडिस रणवीर ओबरॉय का चेहरा बहुत गुस्से में था। उसने नाराज होते हुए कहा, मुझे कैसे पता होता कि मॉम ऐसा कुछ कर देगी। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। मॉम थोड़ी देर शांति से क्यों नहीं रह सकती? हमेशा ऐसे काम करती है जो हमें मुश्किल में डाल देते हैं। ये सब नताशा के बिना हो ही नहीं सकता। करण ओबरॉय ने ठंडे आवाज में कहा, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? जब तक नताशा घर में रहती है, घर में शांति हो ही नहीं सकती। मॉम ने उसे हमेशा खसाने की तरह रखा है। समझ नहीं आता वह सोच क्या रही है। वह सचमुच परेशान था। वार्ड के अंदर तीनों भाई इस बारे में ओपनली शिकायत करने लगे। अब उन्हें अपनी मॉम को बचाने का भी मन नहीं था। वैसे भी मामला अब छिप नहीं सकता था। खुलकर बात करना बेहतर था। करण ओबरॉय जितना सोचता गया उतना ही उसे यानी अपनी मां पर गुस्सा आता गया। मयंक जी ने भौहें से कोड़ ली। आवाज परेशान थी, तो क्या इसका मतलब आपकी मॉम को सच में वह कीड़े वाला जहर दिया गया था? अगर यह सच था तो ये पॉइजन रणवीर ओबरॉय तक पहुंच सकता था। यह असंभव नहीं था। करण ओबरॉय ने हंट भीकर सिर हिलाया। हाँ, मॉम का पेट बहुत ज्यादा सूज गया था। घर वालों ने उनके लिए बहुत से मेटाफिजिकल मास्टर्स बुलाए पर कोई इलाज नहीं कर पाया। मॉम एक बड़े मास्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी ताकि वह इलाज कर सके। अयान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। इसी बीच माही लैपटॉप लेकर आए और हॉस्पिटल बेड के पास वाली टेबल पर रख दिया। वह बोली, यह नया तैयार किया गया एविडेंस है, आप लोग फिर से देख लीजिए। वार्ड में मौजूद सब लोग स्क्रीन देखने के लिए आगे झुक गए। कमलेश और नैना जी सबसे आगे खड़े थे। वीडियो में दिखाई कार ओबरॉय फैमिली के गेट से निकल रही थी। ड्राइवर सीट पर ओबरॉय फैमिली का ड्राइवर और उसके साथ एक वुमेन बैठी थी। करण ओबरॉय ने इशारा करके कहा, यह मॉम की एक्सीडेंट है। सबकी निगाहें पीछे की सीट पर गई। नताशा और अर्निया जी पीछे बैठी थी। अर्निया जी ने मैटर्निटी ड्रेस पहन रखी थी। ना मास्क ना केप, चेहरा साफ दिख रहा था। कार्तिक हैरान होकर बोला, ये तो मॉम है। सबने वीडियो आगे देखा। कार काफी देर चली और फिर सड़क किनारे रुक गई। सम्राट ने उत्साहित होकर कहा, इस रोड के सामने ही वह बार है जहां मैं उस रात गया था। स्क्रीन पर दिखनिया जी कार में बैठकर मास्क और हट पहनती हैं, खुद को ढकती हैं और डॉट बार की तरफ चल देती हैं। बार के एंट्रेंस वाले पिलर के पास जाकर रुकती हैं। फिर वही ससेक्स आया जो पहले वाला रिकॉर्डिंग था। इस बार रिकॉर्डिंग में वह बातें भी थी जो टकराने के बाद उन्होंने बोली थी। औरत की आवाज अजीब और भारी थी। सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक से चल नहीं पा रही। सब लोग उस आवाज को पहचानते थे। वो अर्निया जी की ही आवाज थी, बस दबाई हुई। अयान ने ठंडे चेहरे से नैना जी से कहा, आंटी अब तो यकीन है ना कि यह बुआ ही है। नैना जी ने नजरें बचाई और बोली, कौन प्रूव करेगा कि कार में सिर्फ एक ही औरत थी? क्या पता तुम्हारी बुआ बीच में ही उतर गई हो। फिर उसने ओबरॉय भाइयों की तरफ देखकर कहा, क्या तुम लोग सच में मानते हो कि यह तुम्हारी मॉम है? करण ओबरॉय ने बिना हिस्टेशन कहा, बिल्कुल, ये हमारी मॉम ही है। कार्तिक ने भी साइड्स करते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने मॉम को यही आउटफिट पहने हुए देखा था। मुझे लगा था कि यह आउटफिट बहुत अगली है। ये सुनते ही कमलेश जी और नैना जी के चेहरे तुरंत बदल गए। दोनों बड़ों ने भी गहरी सांस ली।
उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। नैना जी ने आंखें घुमाकर फिर कहा, ठीक है, मान लिया कि कार में अरनिया ही थी। इसका मतलब क्या वह बार देखने भी नहीं जा सकती? यह क्या कीड़े वाला जहर? मुझे तो सब बकवास लग रहा है। उसे भरोसा नहीं था कि माही ऐसे जहर को डिटेक्ट कर सकती है। अयान ने ठंडी आवाज में कहा, आंटी आप तो कमाल है। अब लगता है मेरे भाई का इलाज भी मत करवाए। आप 2-4 बातें और बोल देंगी तो बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगी। वार्ड में मौजूद सब लोगों को उसके शब्दों की तीखी चुभन महसूस हुई। नैना जी ने चिढ़कर कहा, मॉडर्न मेड्स में इलाज है, मेटाफिजिकल मास्टर्स की नाटकबाजी की क्या जरूरत है? सम्राट और अयान एक साथ आंखें घुमाकर चुप हो गए। तभी टीना जी ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम लोग जो भी सोचो लेकिन मैं माही पर भरोसा करती हूँ। उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नोट कमेंट प्लीज गलतफहमियां। वार्ड के अंदर भारी सी चुप्पी फैली थी। टीना जी अपने आंसू रोकते हुए माही से बोली, माही प्लीज गुस्सा मत हो जाना। अगर तुम नाराज होकर चली गई तो मेरे बेटे का इलाज कोई नहीं कर पाएगा। अगर 2 बुजुर्ग वहां ना होते तो टीना जी अब तक नैना को कमरे से बाहर फेंक चुकी होती। माही ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं ठीक हूं। अगर यह साबित करना है कि उसके दिमाग में सच में वर्म पॉइजन है तो मैं एक सिंपल सा रिचुअल कर दूंगी। एक कैटलिटिक ताबीज से उस कीड़े को उसकी स्किन की सतह तक ले आऊंगी। बस इसमें पेशेंट को थोड़ा दर्द होगा। असल में माही उस वर्म को बाहर नहीं निकाल सकती थी, सिर्फ उसकी लोकेशन दिखा सकती थी। कैटलिटिक ताबीज का ये फायदा था कि वर्म गहरी नींद में रहते हुए हल्का सा मूव करता है और स्किन तक दिखने लायक उभर आता है, बिना किसी चेतावनी के, बिना इसे एक्टिव किए। इससे सम्राट को फिजिकल डैमेज भी नहीं होता। राघव जी अपने बेटे को देखकर उलझ गए। वह नहीं चाहते थे कि उसका बेटा दर्द सहे, लेकिन अगर वर्म साबित नहीं हुआ तो अरनिया जी का सच बाहर नहीं आएगा। वह दुविधा में थे। टीना जी ने बेटे को देखने के बाद गहरी सांस ली। तभी सम्राट ने खुद फैसला लिया, माही तुम रिचुअल करो, मैं ये दर्द सह लूंगा। मुझे खुद भी देखना है कि यह वर्म कैसा है। वह जानता था, अगर आज ये सच क्लियर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ जो कुछ हुआ वह सब व्यर्थ हो जाएगा और आर्य फैमिली भी अरनिया जी को जवाबदेह नहीं ठहरा पाएगी। मयंक जी ने गंभीर स्वर में कहा, तो माही आपको तकलीफ दे रहे हैं लेकिन रिचुअल कीजिए। उम्मीद सभी को थी कि शायद सब झूठ निकले, शायद अरनिया ने कुछ ना किया हो और घर में फिर से शांति लौट आए। माही ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन सब लोग शांति से खड़े रहेंगे। सबने हमें सिर हिलाया। सम्राट ने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। माही उसके पीछे खड़ी हुई और ताबीज को अपने हाथ में जलाया। अगले ही पल उसने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। सामने खड़ी नैना जी के चेहरे पर अभी भी वही घमंडी सी नजर थी। माही ने हाथ सम्राट के सिर पर रखा और अपनी शक्ति उसके दिमाग में भेजी। दिमाग की आर्टरीज के अंदर सोया हुआ वर्म धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, भले फ्रंट आर्टरी, फिर मिडिल आर्टरी, फिर कैरोटिड आर्टरी की तरफ। सम्राट का पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ बिस्तर की चादर कसकर पकड़े हुए थे। नसें बाहर उभर आई थी। दर्द उसकी छींक कमरे में गूंज गई। दिमाग में ऐसे दर्द की लहर थी जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ घुस रही हो। टीना जी ने मुंह पर हाथ रख लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। 5 मिनट की यातना के बाद अंततः कैरोटिड आर्टरी तक पहुंच गया। अभी भी वह नींद की हालत में था, इसलिए कोई हलचल नहीं कर रहा था। माही ने ठंडे स्वर में कहा, सिर नीचे करो। सम्राट ने दर्द से कांपते हुए सिर झुका दिया। वो बेहोश होने की कगार पर था। माही ने धीमे स्वर में कहा, देखो, उसकी गर्दन के पीछे जो उभार दिख रहा है वही सोया हुआ वर्म है। सभी लोग उसके करीब आकर देखने लगे। वहां सच में एक छोटा सा उभार बन रहा था, मच्छर के कांटे जितना डॉट, और हल्का सा मूव भी कर रहा था। कुछ देर बाद माही ने फिर मंत्र पढ़ा और वर्म धीरे धीरे वापस अपने पुराने स्थान पर लौट गया। अगर यह वर्म पूरे शरीर की आर्टरीज में घूम जाता तो खून की सप्लाई रुक सकती थी और गंभीर खतरा हो सकता था, इसलिए उसे वहीं वापस भेजना जरूरी था। कुछ मिनट बाद वर्म अपनी जगह पहुंच गया। माही ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब यकीन आ गया, उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। कमरा एकदम शांत। करण ओबरॉय, रणवीर ओबरॉय और कार्तिक, तीनों ने सिर झुका दिया। उन्हें पहले भी माही पर भरोसा था, पर अब उनकी अपनी मां अरनिया जी के किए पर शर्मा रही थी। टीना जी की आंखें ठंडी पड़ गई। मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हूँ। किसी ने भी अरनिया जी का साथ दिया तो वह हमारी फैमिली के खिलाफ जाएगा। राघव जी भी चुपचाप अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, पूरा समर्थन देते हुए। पसीना पोंछते हुए सम्राट कमजोर आवाज में बोला, मुझे नहीं पता बुआ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रिश्ता तोड़ने की शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी,
अब वह पीछे नहीं हट सकता था। माही ने जो उसकी मदद की वह असली रिश्तेदारी थी, लेकिन माही अब उन्हें अपना परिवार नहीं मानती थी, और इसका उन्हें पूरा एहसास था। अयान ने ठंडे स्वर में कहा, आज से मेरी बस एक ही बुआ है और कोई नहीं। अयान का चेहरा गुस्से से लाल था। अगर उसके भाई के साथ कुछ भी बुरा हो जाता, वह किसी भी हद तक जाकर उसके लिए इंसाफ लेता, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। टीना जी ने कांपती आवाज में कहा, अयान की बात का मतलब साफ है। हमारी फैमिली अब कभी भी अरनिया को अपना रिश्ता नहीं मानेगी। अगर सम्राट को कुछ भी हो गया तो वह अपनी जान की कीमत चुकाएंगी। कमलेश जी ने तुरंत बोहे सिक कोड़ ली। भाभी, इतनी बड़ी बात मत करो। लेकिन राघव जी ने उसे ठंडी नजर से घूरा। तुम्हारी भाभी जो कह रही है वह मेरा भी फैसला है। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। आज के बाद मैं आर्या को अपनी बहन नहीं मानूंगा। स्पष्ट था, दर्द सम्राट झेल रहा था, कमलेश जी का बेटा नहीं। इसलिए उसे मामला इतना गंभीर लग ही नहीं रहा था। नैना जी कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि सच में सम्राट की गर्दन पर वह उभार दिख जाएगा। उसका मन अब डर और गुस्से दोनों से भरा हुआ था। क्या वाकई ऐसे वम होते हैं? जब उसने अपने बड़े जेठ राघव जी को इतना सख्त रुख लेते देखा तो उसने तुरंत बोलना शुरू किया। मुझे लगता है सम्राट की हालत बहुत खराब नहीं है। शायद जहर इतना स्ट्रांग नहीं है। हम किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। शायद एक छोटी सी सर्जरी से वम निकल जाए। मेरी नज़र में तो संबंध तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरनिया भी शायद किसी के बहकावे में आए होंगी। अगर उन्हें पता होता कि उनके भतीजे को इतना बड़ा नुकसान होगा तो वह ऐसा कभी नहीं करती। बात पूरी करके नैना जी ने आशा भरी नज़र से टीना जी की तरफ देखा, लेकिन टीना जी की आंखें आग उगल रही थी। वो फट पड़ी। कहना बहुत आसान है, अगर यह वम तुम्हारे दिमाग में होता तो मैं देखती तुम इतनी शांति से बोल पाती या नहीं, और अगर सर्जरी से वम निकल सकता था तो अरनिया इसे मेरे बेटे पर क्यों ट्रांसफर करती। सबसे बड़ी बात, अरनिया जी ने सब कुछ छुपाया। अगर माही मेटाफिजिक्स ना जानती तो ये लोग हमेशा की तरह अंधे बने रहते। टीना जी का गुस्सा जायज था। नैना जी सिर्फ बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रही। कभी खुद को सम्राट की जगह रखकर सोचा ही नहीं। कुछ ही दिनों में सम्राट इतना कमजोर और थका हुआ दिखने लगा था। आगे हालत और बिगड़ सकती थी। धीरे से नैना जी बुदबुदाई। सम्राट ने अपनी बुआ के लिए वम खुद पर लिया। ये तो फिलियल पेटी हुई। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? माही की आंखों में ठंडी चमक उभरी। वो हंस पड़ी। वाह सेकंड मिसेज आर्य, आप तो बहुत उदार हैं। अगर आप सच में इतने नेक हैं तो मेरे पास एक तरीका है जिससे सबका फायदा होगा। और राघव जी की फैमिली भी अरनिया जी से इतनी नफरत नहीं करेगी। सुनना चाहोगे? नैना जी ने हंठ दबाए। हाँ बताओ, माही ने हाथ बांधकर कहा। वम ट्रांसफर हो सकता है, सही तो अगर आप अरनिया जी की इतनी मदद करना चाहती हैं तो वम को अपने बेटे अरमान पर ट्रांसफर करा दीजिए। इससे अरनिया जी की फिलियल पिटी भी पूरी हो जाएगी और आपकी भी बात मान ली जाएगी। क्या ख्याल है? माही ऐसा करने वाली नहीं थी। ये तो सिर्फ उसे उसकी असलियत दिखाने के लिए कहा था, और जैसा उम्मीद थी। नैना जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, क्या बकवास है ये? अरमान मेरी जान है, वो ये सब कैसे झेलेगा? जुबान संभालो अपनी, नहीं तो मैं इसे फाड़ दूंगी। उसका बेटा तो उसकी शान था। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके बेटे के दिमाग में कहो वम हो जाए। अगर अरमान भी सम्राट की तरह हड्डियों का ढांचा बन गया तो वह दुनिया का सामना कैसे करेगी, और आगे उसके बच्चे भी नहीं होंगे। वंश वहीं खत्म। माही ने ठंडे तंज के साथ कहा, और दूसरों के बेटे पर वम हो तो वह फिलियल पिटी, और अगर आपके बेटे पर हो तो दर्द। क्या डबल स्टैंडर्ड है आपका? नैना जी चुप पड़ गई। मेरा वह मतलब नहीं था। टीना जी इस नौटंकी को देखती रही और उसके दिल से बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। अब समझ आया कि तुम अरनिया का इतना साथ क्यों दे रही थी। तुम दोनों एक जैसी हो, जिद्दी और खुदगर्ज। छोड़ो यह बातें, मैं अब कोई संबंध नहीं रखना चाहती। टीना जी के लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी। नैना जी ने झेमकर हाथ हिलाया। भाभी, आपने गलत समझा। मेरी नीयत ठीक है। मैं बस चाहती थी कि घर में फूट ना पड़े। अगर आप नहीं चाहती कि मैं बोलूं तो मैं चुप रहूंगी। उसे पता था अगर टीना जी उससे नाराज हो गई तो उसका यहाँ रहना मुश्किल होगा। और राघव यानी उसके पति कंपनी का सीईओ था, उसे अभी बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती थी। टीना जी ने ठंडी आवाज में कहा, गलतफहमी, इतनी भी गलतफहमियां किसी के साथ नहीं होती। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। वॉन नैना जी ने हंट भी और बहुत हल्की आवाज में बुदबुदाए। भाभी तो दिन ब दिन और हाश होती जा रही हैं। मैंने तो बस 2-4 गलत बातें बोल दी थी। क्या इतना कठोर होना जरूरी था? पहले जब वह आर्य फैमिली में आई थी तो जो मन आता बोल देती थी।
उसकी भाभी यानी उसकी जेठानी हमेशा उसकी बात मान लेती थी, लेकिन आज वाला सीन देखकर वह खुद भी डर गई थी। शीला जी का चेहरा तना हुआ था, उनकी नजरें ठंडी हो चुकी थी। छोटी बहू, अगर तुम्हें वार्ड में नहीं रहना तो सीधा घर चली जाओ। नैना जी ने सास की तरफ देखा और अनमनाते हुए चुप हो गई, पर अंदर से उसका मन मानने वाला नहीं था। उसने उंगलियों से इशारा करके अपने पति को समझाया कि मेरे लिए बोलो ना, पर कमलेश जी ने सीधा मुंह फेर लिया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। पूरी फैमिली गुस्से में थी और वह सोच रहा था, क्यों मेरी फैमिली खुद को बीच में डालकर और बुरा दिखाए। अरनिया जी ने जो किया उसके चक्कर में पूरे आर्य सघर में तूफान आया हुआ था। कमलेश जी यह सब झेलना नहीं चाहता था। नैना जी ने मन ही मन गुस्से में सोचा, संकट की घड़ी में यह आदमी तो भाग ही जाता है। सच में डरपोक क्यों शादी की थी मैंने इससे। माही ने दोनों बुजुर्गों को देखा और कहा, सारा मामला अब क्लियर है। ये वॉन मरनिया जी ने ही ट्रांसफर करवाया। आप लोगों का फैमिली मामला है, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन कोई मुझे बदनाम करेगा, यह मैं नहीं सहूंगी। चाहे अरनिया जी ने और मेहरा फैमिली की लोगन ने मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की हो, मैं फिर भी उन पर कीचड़ नहीं उछालती। मैंने तो बस सच बताया है ताकि आप लोग अरनिया जी की असली हरकतें समझ सकें। मयंक जी जैसे सन रह गए। उन्होंने भय सिकोड़ते हुए पूछा, क्या अरनिया जी ने मेहरा फैमिली की मिसेज मेहरा के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया? ये कब हुआ? कार्तिक थोड़ा आगे बढ़ा और पूरा वर्ण वाला हादसा शुरू से लेकर आखिर तक समझाया। कैसे नताशा ने लोगों को भेजकर माही को धमकाया, कैसे माही की जान खतरे में थी और कैसे आखिरी समय में माही ने खुद को बचाया। बात खत्म होते ही कार्तिक ने लंबी सांस ली। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा कि मेरी माँ ने दूसरों की बातों में आकर अपनी ही बेटी के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अगर माही ने टाइम पर खुद को बचा ना लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो बोलते हुए सच में दुखी था। ओबरॉय फैमिली ने माही के साथ बहुत गलत किया था और उन्हें अभी भी शर्म महसूस होती थी। उसके नाना नानी के चेहरे पड़ गए। मयंक जी गुस्से में अपनी स्टिक जमीन पर पटकते हुए बोले, ये घोर अपमान है। आर्य खून ने कभी बच्चों को नुकसान पहुंचाने का पाप नहीं किया। अरनिया जी ने बहुत गलत किया है। हमने ही उसे सिर पर चढ़ाया और इसी वजह से आज वह समझ नहीं पा रही कि ऊपर वाले के सामने क्या सही है क्या गलत। शीला जी ने सीने पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी सबसे छोटी बेटी आखिर बन क्या गई है। पहले वह सिर्फ जिद्दी थी, हमने सोचा था मां बनने के बाद सुधर जाएगी, पर उसने तो बच्चे को ही खतरे में डाल दिया। कार्तिक ने आगे कहा, और एक बात और, इन सब में नताशा का भी हाथ है। हम अब नहीं चाहते कि नताशा हमारे घर में रहे। शीला जी की आंखों में आग धधक उठी। हमने कितनी बार तुम्हारी माँ से कहा था कि नताशा को घर से निकालो, पर वह कभी सुनती ही नहीं। नताशा का नाम लेते ही वह और गुस्से से भर गई। मयंक जी ने तीनों बेटों को घूरते हुए कहा, जब तुम्हारी माँ इतनी गलत कर रही थी तो तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं, हम उसे रोक लेते। करण ओबरॉय ने गहरी सांस लेकर कहा, नाना जी, आप नहीं जानते, माँ की आदतें अब बहुत बुरी होती जा रही हैं। हम तीनों ने अपनी माँ से कहा था कि नताशा को भेज दो, पर माँ ने धमकी दी कि वह हमें विरासत से बेदखल कर देगी और पापा को जाकर कहती कि हम उसे छोड़ देना चाहते हैं। रणवीर ने भी दुखी आवाज में कहा, अगर हम आपको बताने जाते तो घर पहुंचते ही मां मुसीबत मौत मचा देती। हम तीनों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। कार्तिक ने भारी सांस भरते हुए कहा, नाना जी, नानी जी, आप कितनी भी डांट लगाओ, मां तो वही करेगी जो उन्हें सही लगे। उनकी जिद आप जानती हैं। जब वह किसी बात पर अड़ जाती हैं तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। मयंक जी अपने तीनों नतीनों की बातें सुनकर चुप हो गए। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि यह तीनों भाई अपनी मां के व्यवहार से बेहद थके हुए हैं। अगर यह हाल ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये तीनों भी माही की तरह परिवार से दूर हो जाए। ये तो मयंक जी किसी भी हालत में नहीं चाहते थे। शीला जी का दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से पर गुस्से से कहा, तुम बच्चों ने बहुत सहा है। नानी तुम्हें इंसाफ दिलाएगी, चिंता मत करो। आज मैं ही अरनिया जी को बोलकर उस नताशा को घर से निकालवाऊंगी। उनके लिए नताशा कोई बच्ची नहीं थी, वह तो अरनिया जी को भटकाने वाली चुड़ैल थी। कार्तिक ने नीचे देखते हुए थोड़ी उदास आवाज में कहा, छोड़िए नानी जी, हम अब आदत डाल चुके हैं। अगर माँ को नताशा से इतना लगाव है तो हम तीनों में से कोई भी अब कुछ नहीं बोलेगा। माँ जो चाहे करें। ये कार्तिक ने जानबूझकर कहा था ताकि नाना नानी खुद फैसला करके नताशा को बाहर निकाल दें। शीला जी तुरंत भड़क गई। कैसे कर सकती है वह ऐसा? अपनों को दर्द देकर एक गोद ली हुई लड़की के पीछे भागना, यह क्या बात हुई? आज ही मैं अरनिया जी को बोलूंगी कि उस डायन को घर से निकाले। उन्होंने फौरन फोन उठाया और नंबर मिलाने लगी।
कार्तिक का दिल खुशी से धड़कने लगा। बस इस बार नताशा को वापस नहीं आने देना। मयंक जी ने भी ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल सही, आज ही उसे निकालो, अगर वह और कुछ दिन रही तो पता नहीं तुम्हारी माँ को कितना और चला लेगी। उधर दूसरी तरफ एक में नताशा बड़े आदर से अरनिया जी को फेस मास्क लगा रही थी। वो बोली, माँ आप सच में बहुत खूबसूरत हो, आपकी स्किन तो मेरी से भी ज्यादा सॉफ्ट है। हम दोनों साथ चले तो लोग हमें सिस्टर समझेंगे। अरनिया जी मुस्कुरा उठी, इतनी भी तारीफ मत करो। पर उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो आईने में खुद को देखते नहीं थक रही थी। जब से वॉर्म ट्रांसफर हुआ था उनका मूड अच्छा हो गया था, का पेट भी कम होने लगा था और उन्हें लग रहा था बस कुछ हफ्तों में वह फिर अपनी पुरानी नवाबन वाली लाइफ में लौट आएंगी। इस सब का क्रेडिट वो नताशा को देती थी। तभी उनका फोन बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से शीला जी की बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, मैं अभी तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, आधे घंटे में वहां पहुंच जाओ, वरना मेरे घर मत आना दोबारा। और फिर उन्होंने फोन काट दिया। अरनिया जी कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। शीला जी ने कभी उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी। इसका मतलब मामला बहुत बड़ा है। उनके मन में डर बैठ गया। क्या मॉम को सब पता चल गया? क्या वर्ण वाली बात पकड़ में आ गई? वह घबराकर बोली, नताशा, लगता है तुम्हारी नानी को पता चल गया कि मैंने वो वॉर्म अपने के शरीर से निकलकर सम्राट को दिया था। क्या करें अब? नताशा थोड़ी देर सोची, फिर बोली, हो सकता है पता चल गया हो, पर आप डरिए मत, आप सीधा तरीका बताइए कि वॉर्म कैसे निकलेगा, शायद सब माफ कर दें। असल में नताशा चाहती थी कि पूरा आर्य परिवार उस ब्लैक मैजिक मास्टर तक पहुंचे जिससे वह जुड़ी थी। मौका तो बढ़िया था। अरनिया जी की सांसें धीमी हुई। वो तुरंत शांत हो गई। हाँ, मैंने कोई जान नहीं ले ली थी, बस थोड़े टाइम के लिए वर्ण ट्रांसफर किया था और बाद में ब्लैक मैजिक मास्टर निकाल देगा। वो खुद को सही मानने लगी। और फिर मैं घर की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी हूँ, कौन डांटेगा मुझे? उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कार तैयार करने को कहा और जाने से पहले नताशा को देखा। तुम भी चलोगी? तुम्हारे बिन मैं नहीं जाऊंगी। To be continued, stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.